स्टोरी शुरू होती है एक मशहूर बंदे से जो बदनाम भी था और हिम्मती भी, वायलेंट और थोड़ा अकेला रहने वाला। ये था काउंट पर्टियम का डिसेबल्ड और डिसग्रेस्ड वॉरिस ग्रिज़लेन पर्टियम। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्थ का सबसे पावरफुल नाइट इस बंदे से हार कैसे रहा है। उसी वक्त ग्रिज़लेन अपनी भारी भरकम आर्मर पहन के और अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाए वहां आया। उसने नाइट को ऊपर से नीचे देखा और मजे लेते हुए पूछा कि उसने जो ट्रैप बिछाया था उसका क्या हुआ, क्योंकि उसने खुद उस ट्रैप पे काफी पैसे खर्चे थे। नाइट एकदम शॉक हो गया। उसने पूछा कि क्या ग्रिज़लेन को शुरू से प्लान पता था। ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से बताया कि उसे सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि दुश्मन की आर्मी का साइज, उनके अंडरकवर स्पाइस और यहाँ तक कि उनका राशन पानी कहाँ से आ रहा है सब पता था। नाइट बेचारा कंफ्यूज और परेशान हो गया। कहने लगा कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो किसी को नहीं बताया, फिर तुझ जैसे बंदे को सब कैसे पता। तभी ग्रिज़लेन ने उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारी और बोला, चिल्लाना बंद कर और डरपोकों जैसी हरकतें मत कर। उसने साफ कह दिया कि वो जितना चाहे चीख ले, पर ये वार तो ग्रिज़लेन पर्टियम ही जीतेगा, क्योंकि उसका प्लान दुश्मन से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब कहानी 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है किंगडम ऑफ लुआनिया के पर्टियम एस्टेट के पास। ग्रिज़लेन जब उठा तो एकदम चकराया हुआ था। उसने सोचा, मैं जिंदा कैसे हूँ। उसे याद था कि उसकी आखिरी फाइट में वो पूरी तरह घायल था, खून से लथपथ, और उसके सीने पर गहरा वार हुआ था। उस वक्त दुश्मन उसके पास आया और बोला कि अब ये जंग खत्म होने वाली है। उसने ग्रिज़लेन को किंग ऑफ मर्सनरीज बोला और माना कि वो पूरे कॉन्टिनेंट के 7 सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। जिसने उसे हराया उसका नाम था एडुन, वो भी उन टॉप 7 वॉरियर्स में से एक था। एडुन के लिए ग्रिज़लेन की हार का मतलब था वार का खत्म होना। उसने ग्रिज़लेन से उसके आखिरी वर्ड्स पूछे। ग्रिज़लेन ने बोला, बस एक ही दुख है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। उसने नफरत से एडुन को उसे तुरंत मारने को कहा। एडुन ने थोड़े तंज के साथ बोला, यकीन नहीं होता कि पर्टियम फैमिली का वारिस ऐसे हार गया। उसने ये भी चिढ़ाया कि ग्रिज़लेन ने अपनी बहन की मौत के बाद अपना घर छोड़ दिया था। ग्रिज़लेन हैरान था कि दूसरे किंगडम के बंदे को उसकी इतनी पर्सनल बात कैसे पता। एडुन ने जवाब दिया कि हर कोई उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने ड्यूक डिलाइन के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली को बर्बाद करने की डील की थी। ग्रिज़लेन गुस्से से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी फैमिली को गिराने के पीछे कोई बड़ा खेल था। एडुन ने बोला कि मरने वाले को समझा के कोई फायदा नहीं, और जैसे ही ग्रिज़लेन गुस्से में उठा, एडुन ने बिना रुके उसका सिर कलम कर दिया। लेकिन मरने की जगह ग्रिज़लेन ने खुद को एक मिरर के सामने पाया। उसका सिर एकदम सही सलामत था और वो काफी जवान लग रहा था। उसे लगा शायद किसी मैजिशियंस के ग्रुप ने उसे पकड़ लिया है और उसके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर रिकार्डो था, जो पर्टियम फैमिली का एक लॉयल सोल्जर था। उसने पूछा कि ग्रिज़लेन अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। अचानक ग्रिज़लेन ने अपनी तलवार निकाली, रिकार्डो की गर्दन पे रखी और बोला, जिंदा तभी बाहर जाएगा जब मेरे सवालों का जवाब देगा। रिकार्डो डर गया और बोला, ये क्या ज्यादा नहीं हो रहा, क्या तुझे सच में कुछ याद नहीं। उसने बताया कि ग्रिज़लेन ने गुस्से में टैंट्रम दिखाया था और फिर सो गया था, और उसने खुद जिद की थी कि वो ऑक्स के खिलाफ हमले को लीड करेगा। ग्रिज़लेन अभी भी कंफ्यूज था कि ये ऑक्स कहाँ से आ गए। उसे ये सब बकवास लग रहा था। फिर भी रिकार्डो ने कहा कि वो बाहर वेट कर रहा है और उसे तैयार होने को बोला। ग्रिज़लेन एकदम सरप्राइज हो गया और उसने पूछा कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। रिकार्डो ने जवाब दिया कि हम पर्टियम टेरिटरी वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही ग्रिज़लेन वहीं जम गया। उसके दिमाग में बस वही वर्ड्स घूम रहे थे, पर्टियम टेरिटरी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी फैमिली और उनका पूरा इलाका तो कब का तबाह हो चुका था। जब ग्रिज़लेन वहां पहुंचा तो उसने चारों तरफ देखा। वो जगह बिल्कुल वही थी, उसका पुराना घर। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ बर्बाद होते देखा था। रिकार्डो ने उसका चेहरा देख के मजाक में पूछा, क्या कोई बुरा सपना देखा है या मेमोरी चली गई है। इतना भी बुरा हाल नहीं है हमारा, हम थोड़े गरीब जरूर हैं, पर टेरिटरी बर्बाद हो गई है कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ग्रिज़लेन को लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है। उसने जोर से अपनी गाल खींची तो दर्द हुआ, मतलब ये सपना नहीं था। जब उसने देखा कि वो जवान लग रहा है और उसकी जमीन अभी भी सही सलामत है, तो वो समझ गया कि वो पास्ट में वापस आ गया है। उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगी। वो हमेशा गुस्से में रहता था क्योंकि उसकी फैमिली गरीब थी। उसका बिहेवियर बहुत इमैच्योर था और हमेशा वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता था, जिस वजह से वो लोगों से लड़ता रहता था। धीरे धीरे फैमिली ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया और वो घर छोड़ के भाग गया। बाद में वो एक मर्सनरी बन गया, कई जंग लड़ी और बड़ा नाम कमाया। जब सालों बाद वो अपनी गलतियों की माफी मांगने वापस आया, तब तक सब खत्म हो चुका था। सब कुछ राख बन गया था। पर अब सब कुछ बदल गया था। घर, टावर्स, दीवारें और वहां के लोग सब जिंदा और सही सलामत थे। ग्रिज़लेन को ये सब थोड़ा मजाकिया लग रहा था, पर वो इतना खुश था कि उसका मन गाना गाने का कर रहा था। पर उसे पता था कि पार्टी करने का वक्त नहीं आया है। रिकार्डो ने बताया था कि ऑक्स पास आ रहे हैं। ग्रिज़लेन को वो दिन याद आया जो वो कभी नहीं भूल सकता था। उस दिन ऑक्स को रोकने गए सारे सोल्जर्स मारे गए थे। सबको लग रहा था कि बस 3 ऑक्स हैं, इसलिए सब ओवर कॉन्फिडेंट थे। पर सच्चाई बहुत भयानक थी। ऑक्स की पूरी आर्मी ने अचानक हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था।
ग्रिज़लैन जानता था कि ऑक्स के पास कोई दिमाग या स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस ताकत होती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी उसकी बात कोई मानने वाला नहीं था। तभी अचानक उसके डर ने हकीकत का रूप ले लिया। एक पूरी की पूरी टावर किसी ने उठाकर उसकी तरफ फेंकी, जैसे कोई मॉन्स्ट्रस क्रिएचर हो। सोल्जर्स चिल्लाने लगे, ऑक्स आ गए। अभी पूरी आर्मी नहीं दिख रही थी, पर वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये ग्रिज़लैन को समझ नहीं आ रहा था। ऑक्स ने आते ही सोल्जर्स को काटना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में एक आवाज आई एक्सपेडिशन कमांडर स्कोन की, जो बैटल फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दे रहा था। स्कोन जैसे ही बैटलफील्ड की तरफ भागा, एक बड़े से ऑर्क ने उसका रास्ता रोक लिया। स्कोन डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। इतने सारे ऑक्स देखकर वो शॉक था, क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तभी कोई चिल्लाया कि कमांडर के पीछे भी एक ऑर्क है। इससे पहले कि ऑर्क अटैक करता, कोई तेजी से भागता हुआ आया और स्कोन को धक्का देके साइड किया। वो और कोई नहीं, ग्रिज़लैन था। उसने बिना रुके ऑर्क पर हमला किया और इतनी सफाई से वार किया कि उस क्रिएचर का हाथ ही कट गया और उसकी उंगलियां अलग हो गईं। ग्रिज़लैन ने ऑर्क का हाथ कंधे तक पूरा साफ कर दिया। वहां खड़े सब लोग दंग रह गए और वो ऑर्क भी हैरान था जिसका हाथ कट चुका था। वो ऑर्क एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा, जो पूरे मैदान में गूंजी। ग्रिज़लैन ने सोचा कि वो अभी माना तो यूज नहीं कर पा रहा है और पता नहीं क्यों उसे पास्ट में वापस भेजा गया है। खैर, उसने कमांडर स्कोवन की तरफ हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, पर उसका असली मकसद कुछ और था। वो चाहता था कि कमांडर पूरी बैटल की कमान उसके हाथ में दे दे। स्कोवन, जो अभी भी थोड़ा चकराया हुआ था, बोला, ये क्या बकवास है, यहाँ सोल्जर्स मर रहे हैं और तू फालतू बातें कर रहा है। उसने उठते हुए साफ कह दिया कि वो कमांड ऐसे ही नहीं दे सकता। ये कोई खेल नहीं था और वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता था, चाहे सामने ग्रिज़लैन ही क्यों ना हो। ग्रिज़लैन समझ गया कि ये इतना आसान नहीं होगा। उस वक्त की टाइमलाइन में सब उसे एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा समझते थे, तो कमांडर का उस पर भरोसा न करना जायज था। उसने सोचा कि स्कोवन को तो पता नहीं कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है, तो वो बेचारा अपनी जगह सही ही कर रहा है। इससे पहले कि कोई और बात होती, एक और ऑर्क उनकी तरफ भागता हुआ आया। स्कोवन ने ग्रिज़लैन को पीछे हटने को कहा और बोला, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, साइड हो जा। पर ग्रिज़लैन बोला, कमांडर, आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उसने पूरे जोर से अपनी तलवार फेंकी। तलवार स्कोवन के कान के पास से निकल गई। स्कोवन चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? पर जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो तलवार सीधा ऑर्क के दिमाग के आर पार थी। ऑर्क वहीं ढेर हो गया। स्कोवन की बोलती बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ग्रिज़लैन ने ये किया कैसे। ग्रिज़लैन ने पूछा, कमांडर, आपको पता है जंग में सबसे जरूरी क्या होता है? कोई भी डर के जीत नहीं सकता। सोल्जर्स के अंदर का फाइटिंग स्पिरिट जगाना पड़ता है। ये बोलकर वो अपनी तलवार वापस लेने भागा और ऐसे बैटलफील्ड में घुसा जैसे डर नाम की चीज ही ना हो। उसने फ्रंटलाइन क्रॉस की और एक एक करके ऑक्स को खत्म करना शुरू कर दिया, एकदम फास्ट और प्रिसाइज कट्स के साथ। स्कोवन बस देखता रह गया। उसने सोचा कि बिना माना यूज किए भी कोई इतनी तेजी से कैसे लड़ सकता है। ग्रिज़लैन थका हुआ था, पर उसका हर मूव परफेक्ट था। वो किसी भी नाइट से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ग्रिज़लैन ने ऑक्स को चिढ़ाते हुए बोला, बस इतना ही है क्या तुम लोगों में? मैं तो अभी बस वार्म अप कर रहा हूँ। उसने ऑक ट्राइब को चैलेंज किया कि आओ और दम दिखाओ। दूसरी तरफ रिकार्डो डर गया जब उसने देखा कि सारे ऑक्स अब ग्रिज़लैन की तरफ टूट पड़े हैं। एक सोल्जर ने रिकार्डो को बताया कि ग्रिज़लैन भाग नहीं रहा है। रिकार्डो ने कमांडर को आवाज दी, जो अभी भी स्टैचू बन के खड़ा सब देख रहा था। स्कोवन को तब समझ आया कि ग्रिज़लैन उनसे डर के नहीं भाग रहा, बल्कि उन्हें एक ट्रैप की तरफ ले जा रहा है। ग्रिज़लैन का प्लान क्लियर था, वो उन्हें क्लिफ की तरफ ले जा रहा था। स्कोवन ने प्लान समझते ही जोर से चिल्लाया, सब लोग अपनी शील्ड्स उठाओ, हमें मास्टर ग्रिज़लैन को फॉलो करना है। ग्रिज़लैन आगे भागता रहा और ऑक्स उसके पीछे पीछे क्लिफ तक पहुंच गए। उसने सोचा कि स्कोवन दिमाग वाला बंदा है, प्लान समझ ही गया होगा। हालांकि वो ऑक्स को अपने हाथों से मारना चाहता था, पर उसे पता था उसका बॉडी अभी कमजोर है, इसलिए स्ट्रैटेजी ही काम आएगी। तुरंत ही स्कोवन की आर्मी शील्ड्स लेकर ऑक्स के पीछे से आ गई। ग्रिज़लैन ने सोचा, एकदम सही टाइम पे आए हो। बिना हिचकिचाए वो क्लिफ से कूद गया और कमांडर को इशारा किया। स्कोवन ने ऑर्डर दिया, इन्हें धक्का दे दो। सारे सोल्जर्स ने एक साथ मिलकर ऑक्स को क्लिफ से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। स्क्वायर्स ने मिलकर ऑक्स के पेट पर जोर से वार किया और ऑक्स पहाड़ी से ऐसे नीचे गिरने लगे जैसे भारी पत्थर गिर रहे हों, और नीचे गिरते ही उनका कचूमर निकल गया। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि सोल्जर्स ने राहत की सांस ली। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतने बड़े हमले को रोक दिया है। लेकिन जब स्कोवन ने ग्रिज़लैन को ढूंढा तो उसने देखा कि वो क्लिफ के बिल्कुल कोने पे लटका हुआ है, बस अपनी तलवार को चट्टान में फंसा के पकड़ा हुआ था। उस हाल में भी ग्रिज़लैन हल्का सा मुस्कुरा रहा था। स्कोवन ने भी थोड़ा नर्वस होकर स्माइल किया और उसे ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रिज़लैन ने कहा कि वो हिल नहीं सकता, उसका बॉडी अब जवाब दे चुका था। फिर उसने तलवार छोड़ दी और क्लिफ से नीचे गिर गया। सब लोग उसका नाम चिल्लाते रह गए। नीचे गिरते वक्त उस अंधेरे में ग्रिज़लैन को एक बहुत प्यारी और मीठी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, ये हेलेना कौन है? फिर उसे याद आया कि ये तो उसकी छोटी बहन है, जो कभी उसे बहुत प्यार करती थी,
पर बाद में नफरत करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पुरानी यादें क्यों आ रही हैं। उसने सपने में देखा कि हेलेना उसे बुला रही है, उसका हाथ पकड़ के गिड़गिड़ा रही है कि उसके साथ चले। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। ग्रिज़लेन ने आंखें खोली तो उसके सर पे एक गर्म तौलिया था और वो एक साफ सुथरे कमरे के बढ़िया बेड पे लेटा था। उसने सोचा, चलो मैं जिंदा हूँ, लगता है लोगों ने उसे बचा लिया था। उसे हेलेना वाला सपना थोड़ा अजीब लगा, पर सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके पूरे बदन में इतना दर्द हुआ कि नानी याद आ गई। बॉडी अभी तैयार नहीं थी, पर चलो, दर्द हो रहा है मतलब वो जिंदा है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और एक मेड अंदर आई। बोली, शुक्र है आप होश में आ गए। ग्रिज़लेन ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम बलिंडा हो? उसने हाँ कहा और डांटने लगी, आपको कोई आइडिया भी है मैं कितनी परेशान थी? मैंने पहले ही कहा था कि आप कोई सोल्जर नहीं हो। ग्रिज़लेन ने बिना कुछ बोले उसे एक जोर की झप्पी दे दी। बलिंडा एकदम शॉक हो गई, पूछी कि सब ठीक तो है ना? ग्रिज़लेन ने कहा, हाँ, बस तुम्हें देखकर खुशी हुई। ग्रिज़लेन को याद आया कि बलिंडा बचपन से उसके साथ थी, उसकी प्रोटेक्टर बनकर। जब वो सालों बाद तबाह हुए पर्टियम वापस आया था, तब बलिंडा नहीं मिली थी। उसे लगा था वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। बलिंडा को समझ नहीं आया कि वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। उसने कहा, भाई मैं रोज तो मिलती हूँ, इसमें इतना क्या है? पर ग्रिज़लेन को उसे सच बताना था। उसने सीरियस होकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाउस पर्टियम खतरे में है। बलिंडा डर गई, पूछा, आपको कैसे पता? ग्रिज़लेन ने एकदम ठोक के कहा, क्योंकि मैं मरकर दोबारा जिंदा हुआ हूँ। ये सुनते ही बलिंडा ने कहा, लगता है गिरने की वजह से सर पे गहरी चोट लगी है। ग्रिज़लेन ने इंसिस्ट किया कि वो मजाक नहीं कर रहा, पर बलिंडा ने कहा, यहाँ खतरे में सिर्फ आप खुद हो। ग्रिज़लेन ने सोचा कि जाहिर है वो इतनी फिल्मी बात पे यकीन नहीं करेगी। उल्टा बलिंडा ने उसे सुनाना शुरू कर दिया कि आप शायद चोट का बहाना कर रहे हो ताकि फेस्टिवल में न जाना पड़े। ग्रिज़लेन कंफ्यूज हो गया, कौन सा फेस्टिवल? बलिंडा ने बताया कि भूल गए, लेडी हेलेना आपके साथ जाना चाहती थी और ये अच्छा मौका है तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म करने का। तब ग्रिज़लेन को याद आया, हाँ, साल के इस वक्त पर्टियम में हमेशा फेस्टिवल होता था। पुरानी लाइफ में वो फेस्टिवल में नहीं गया था क्योंकि ऑक्स से मिली हार की वजह से उसका मूड खराब था और उसने अपनी बहन की विश इग्नोर कर दी थी। उसने पूछा कि फेस्टिवल कब है, तो बलिंडा ने कहा, अभी एक हफ्ता बाकी है। ये सुनते ही ग्रिज़लेन ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद उसी दिन उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि ग्रिज़लेन के दिमाग में वो एक याद बरसों से उसे तड़पा रही थी, अपनी बहन का वो चेहरा जब वो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे साथ फेस्टिवल चलो। और फिर उसी रात हेलेना की मौत हो गई। तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला और ग्रिज़लेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर, वो याद जो हमेशा उसे सताती थी, अब उसके सामने खड़ी थी क्योंकि कमरे में हेलेना ने एंट्री मारी थी। बिना कुछ सोचे समझे वो भागा और उसे जोर से गले लगा लिया। बलिंडा भी बेचारी ये देखकर दंग रह गई। हेलेना को थोड़ा शक हुआ। उसने सोचा कि भाई कोई मजाक कर रहा है या कोई नई नौटंकी, पर ग्रिज़लेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसने उसे कितना मिस किया। हेलेना ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे पीछे धक्का दिया और बोली, बड़े अजीब हो रहे हो। ग्रिज़लेन सोचने लगा कि क्या उसकी बहन हमेशा से इतनी ताकतवर थी? उसे तो याद नहीं था। हेलेना ने साफ कहा कि वो बस इसलिए आई है क्योंकि बलिंडा ने उसे मनाया था। उसने ये भी जता दिया कि ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से माफ कर दिए जाओगे। ग्रिज़लेन कंफ्यूज था, किस बात की माफी? तब हेलेना ने याद दिलाया कि वो उससे कितनी बदतमीजी से पेश आता था। ग्रिज़लेन ने थोड़ा फ्लैशबैक किया और उसे रियलाइज हुआ कि पुरानी लाइफ में वो एक बहुत ही गंदा भाई था। ये सोचकर उसने दिल से माफी मांगी। बलिंडा तो शॉक में थी, क्या मैंने सही सुना? हेलेना भी हैरान थी। उसने पूछा, ऑक्स से लड़ते वक्त तेरा सर कितनी बार दीवार से टकराया है? ग्रिज़लेन ने बोला कि उसने सारे ऑक्स को खत्म कर दिया, पर किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। सबको लग रहा था कि इसका दिमाग खिसक गया है। तभी ग्रिज़लेन के मसल्स में एक तीखा दर्द उठा। हेलेना ने ताना मारा, तुझे स्ट्रेचर पे लाया गया है और तू बड़ी बातें कर रहा है। ग्रिज़लेन ने उन दोनों को देखा जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसे याद थे। उसने सोचा कि पुरानी लाइफ में वो इन लोगों से इतनी नफरत कैसे कर सकता था। उसे याद आया कि पिछली बार उसने फेस्टिवल का इनविटेशन ठुकरा दिया था और वही हेलेना से उसकी आखिरी मुलाकात थी। बाद में नाइट्स को हेलेना की बॉडी के टुकड़े मिले थे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। नाइट्स, जमाल और फिलिप अंदर आए, जो शायद हेलेना के बॉडीगार्ड्स थे। हेलेना ने गुस्से में पूछा कि वो अंदर क्यों आए जब उसने बाहर रुकने को कहा था। जमाल ने माफी मांगी और कहा कि फेस्टिवल से जुड़ा कोई जरूरी काम है, उसके सबऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। ग्रिज़लेन ने हैरानी से पूछा, क्या हेलेना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है? बलिंडा ने कहा, तुझे घंटा पता होगा, तू घर पे रहे तब ना। उसने बताया कि एक नोबल फैमिली की लड़की को ये सब काम करना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि हाउस पर्टियम कितना कमजोर हो चुका है। जब हेलेना सबको टेक केयर बोलकर जाने लगी, ग्रिज़लेन को रियलाइज हुआ कि उसे घर के अंदर के हालात का कोई आइडिया ही नहीं था। पुरानी लाइफ में उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने तुरंत ऑफर किया, मैं भी प्रिपरेशंस में हेल्प करूंगा। हेलेना और बलिंडा दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। बलिंडा ने पूछा, तू सच में गिल्ड की मदद करेगा?
हेलेना तो हंसने लगी, पक्का इसका सर फटा है। बाद में गांव के बीच जहां फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, लोग उन दोनों की बहस सुनने लगे। हेलेना नहीं चाहती थी कि ग्रिज़लेन मदद करे। ग्रिज़लेन ने पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं करने देगी? हेलेना ने कहा, ठीक है, कर ले मदद, पर मुझसे दूर रहकर। तब ग्रिज़लेन ने दिमाग लगाना शुरू किया। पास्ट लाइफ में हेलेना की बॉडी फेस्टिवल से बहुत दूर एक स्लम में मिली थी। इसका मतलब था कि या तो उसे जबरदस्ती वहां ले जाया गया था, या फिर ग्रिज़लेन ने सोचा कि हेलेना की बॉडी उस रात किसी गंदी बस्ती में मिली थी जो फेस्टिवल से बहुत दूर थी। इसका मतलब साफ था, या तो उसे कोई जबरदस्ती वहां ले गया था, या फिर किसी जाल में फंसाकर बुलाया गया था। अगर उसे हिस्ट्री रिपीट होने से रोकनी थी तो उसे उस बस्ती और कैसल दोनों की छानबीन करनी पड़ेगी। जब वो ये सब सोच रहा था, तभी एक लड़का भागता हुआ आया। वो था फर्गस, एक यंग सोल्जर। ग्रिज़लेन ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? फर्गस ने राहत की सांस ली और बोला, मास्टर, आपको सही सलामत देखकर सुकून मिला। जैसे ही ऑक्स के हमले की खबर मिली, मैं सीधा यहाँ भागा चला आया। आपका लॉयल सोल्जर होने के नाते मैं घर पे बैठ नहीं सकता था। ग्रिज़लेन को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बटरिंग कर रहा है। हेलेना ने मौका देखते ही कहा, हाँ फर्गस, एकदम सही टाइम पे आए हो, इस ग्रिज़लेन को यहाँ से दूर ले जाओ। फर्गस तुरंत मान गया। ग्रिज़लेन ने सोचा कि उसकी आवारा लड़के वाली इमेज कितनी खतरनाक है, कोई उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा। उसने डिसाइड किया कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ढंग से करनी होगी। उसने फर्गस से पूछा, कैसल में ट्रेनिंग सेंटर है क्या? मुझे वहां ले चलो। फर्गस हैरान था। क्यों? ग्रिज़लेन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी है। फर्गस उसे वहां ले गया। ट्रेनिंग सेंटर देखकर ग्रिज़लेन बड़ा इंप्रेस हुआ। बाकी जगहों के कंपैरिजन में ये जगह बहुत टॉप क्लास थी। उसने सोचा कि पुरानी लाइफ में मर्सिनरी बनते वक्त उसे कभी इतनी अच्छी जगह नहीं मिली थी। फर्गस ने बताया कि उसने ये जगह इस उम्मीद में संभाल के रखी थी कि शायद एक दिन यंग मास्टर का दिमाग ठीक हो जाए और वो वापस आ जाए। ग्रिज़लेन को थोड़ा बुरा लगा कि उसने पुरानी लाइफ में फर्गस जैसे लोगों की लॉयल्टी कभी नोटिस ही नहीं की। उसने फर्गस के पास से गुजरते हुए कहा, सुनो, अपनी लाइफ अच्छी जीना, क्योंकि मौत के अलावा हर चीज का सॉल्यूशन होता है। फर्गस बोला, मास्टर, आप तो एकदम बुद्धो जैसी बातें कर रहे हो। ग्रिज़लेन मुस्कुराकर बोला, तू काफी शार्प है, और हाँ, मैं मौत को हराकर ही वापस आया हूँ। फर्गस डर गया और बोला, बस करो, ऐसी बातें मत करो। ग्रिज़लेन ने उसे जाने को कहा और अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने सोचा कि पिछली लाइफ में उसे लगता था सब उसके दुश्मन हैं, पर अब उसे समझ आ रहा था कि ऐसा नहीं था। उसके पास अभी एक हफ्ता था। उसे याद आया कि हेलेना की मौत का इल्जाम एक नोबलमैन के बेटे पे लगा था, जिस वजह से हाउस पर्टियम को जंग छेड़नी पड़ी और वहीं से उनकी बर्बादी शुरू हुई। मतलब अगर हेलेना बच गई तो फैमिली भी बच जाएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बॉडी को प्रिपेयर करना। टाइम कम था और उसे माना गैदर करनी थी। माना ही वो चीज है जो इंसान को उसकी फिजिकल लिमिट से आगे ले जाती है। आम लोगों के लिए माना महसूस करना भी मुश्किल होता है, पर ग्रिज़लेन तो जंग का खिलाड़ी था। उसने हवा में मौजूद माना पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू किया। उसने सोचा कि जब वो दुनिया के 7 सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन सकता है, तो एक माना कोर बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पुरानी लाइफ में उसे एक पुरानी जादू की किताब मिली थी, जिससे उसने अपनी खुद की टेक्निक बनाई थी, मल्टीपल मैना कोर्स बनाने की टेक्निक। उसी वक्त वो एक साथ 3 कोर से बना रहा था। इंसान की बॉडी में नॉर्मल एक कोर होता है, पर 3 एक्स्ट्रा कोर से के साथ पावर इतनी ज्यादा हो जाती कि संभालना नामुमकिन होता। पर जैसे ही उसने प्रोसेस खत्म किया, ग्रिज़लेन ने खून थूक दिया। उसे समझ आ गया कि फिलहाल उसकी लिमिट यही है। 3 कोर्से से ज्यादा उसका बॉडी अभी झेल नहीं सकता था। 3 कोर्से, बस इतना ही वो अभी झेल सकता था। पिछली लाइफ में वो 5 कोर्से तक पहुंच गया था। उसने सोचा कि इस टेक्निक से मिलती तो एक्सप्लोसिव पावर है, पर ये माना को बहुत जल्दी चट कर जाती है, और यही वजह थी कि वो ईडन से हार गया था। उस बैटल में उसने नाइट्स के साथ मिलकर तब हमला किया था जब वो पहले से ही थका हुआ था। अगर वो 1-on-1 लड़ता और उसका माना फुल होता तो वो ईडन की गर्दन पक्का काट देता। वो जानता था कि ये टेक्निक थोड़ी अनस्टेबल है, पर अभी उसके पास यही एक रास्ता था, खासकर अब जब उसके पास जवानी की ताकत वापस आ गई थी। ग्रिज़लेन ने ठान लिया कि अगली बार वो ईडन का सर कलम कर देगा, ड्यूक डिलाइन को खत्म करेगा और उन सबको कुचल देगा जो इस साजिश के पीछे थे। 1 हफ्ते बाद फेस्टिवल का दिन आ गया। ग्रिज़लेन तैयार हो रहा था। उसने अपनी रीइंफोर्स्ड बेल्ट पहनी और अपनी तलवार लगाई। हेलेना उसे देखकर शॉक थी। उसने सोचा ये तो सच में जा रहा है। वो इस बात से भी हैरान थी कि ग्रिज़लेन ने उसे खुद इनवाइट किया था, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। ग्रिज़लेन ने कहा, एक पर्टियम को भी लाइफ एंजॉय करने का हक है, पर हेलेना को वो अभी भी अजीब लग रहा था। उसने सुना था कि वो पिछले कुछ दिनों से पागल कुत्तों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है। ग्रिज़लेन ने पूछा, एक नाइट फैमिली का वारिस अगर ट्रेनिंग करे तो इसमें अजीब क्या है? हेलेना ने सोचा कि अजीब इसलिए है क्योंकि उसे पहले कभी फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि उसके बाप को जल्दी मर जाना चाहिए ताकि टाइटल उसे मिल जाए, पर अब हेलेना देख सकती थी कि वो बदल रहा है। उसे लगा कि उसका पुराना भाई वापस आ गया है। ग्रिज़लेन ने नोटिस किया कि पिछले 1 हफ्ते में उसके बदले हुए बिहेवियर की वजह से लोग उसे थोड़ी इज्जत देने लगे हैं। ये बदलाव रियल था, पर वो जानता था
कि उसे इस सेकंड चांस के साथ बहुत संभल कर चलना होगा। उसका हर एक स्टेप फ्यूचर बदल रहा था, इसलिए उसे हर मूव सोच समझ कर लेना था ताकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहे। अब वो पूरी तरह तैयार महसूस कर रहा था। फेस्टिवल में हेलेना मजा कर रही थी, पर ग्रिजलैंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं था। वो हर कोने पे नजर रख रहा था, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। हेलेना थोड़ा थक गई और बोली, मजा तो आया, पर फेस्टिवल तो हर साल वैसा ही होता है। ग्रिजलैंड ने सोचा कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ और फेस्टिवल खत्म होने वाला है। क्या उसके साथ रहने से टाइमलाइन बदल गई? तभी अचानक कोई पास आया और हेलेना से पूछा कि क्या वो कहीं और चलना चाहती है। नाइट्स में से एक ने कहा कि पास के मोहल्ले में एक और छोटा सा फेस्टिवल हो रहा है। हेलेना मान गई और मजाक में बोली, अगर मजा नहीं आया ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा। उसी पल ग्रिजलैंड को झटका लगा। उसने देखा कि गद्दार उसके ठीक सामने खड़े हैं। वो थे जमाल और फिलिप। ये दोनों हेलेना के पर्सनल गार्ड्स थे और बचपन से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए पूरी टेरिटरी उन पे आंख बंद करके भरोसा करती थी। पास्ट में इन्होंने कहा था कि उन्होंने हेलेना को बचाने की कोशिश की थी, पर अब ग्रिजलैंड को सब साफ दिख रहा था। ये दोनों ही असली गद्दार थे। वो उसे एक ऐसी जगह ले गए जो एकदम सुनसान थी। चारों तरफ गंदगी थी और जगह एकदम अबैंडन लग रही थी। हेलेना ने चारों तरफ देखा और बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसे डर लगने लगा था। जमाल ने बहाना बनाया कि अभी तैयारी चल रही है, बस शुरू होने ही वाला है। हेलेना ने कहा, ये तो एकदम बकवास है, और उसी वक्त ग्रिजलैंड सब समझ गया। वो अबैंडन जगह कोई फेस्टिवल के लिए नहीं, बल्कि यह जगह एम्बुश करने के लिए एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि यहाँ कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा और ऊपर से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। हेलेना को शक हो गया। उसने ग्रिजलैंड को खींचा और बोली कि उन दोनों को तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जमाल जिद करने लगा कि मेरा यकीन करो, यहाँ अभी एक परफॉर्मेंस होने वाली है। ग्रिजलैंड सोचने लगा कि हेलेना इतनी ताकतवर कैसे है, शायद वो वर्कआउट करती है। पर तभी फिलिप ने उसका रास्ता रोक लिया और एक अजीब सी स्माइल के साथ पूछा कि वो थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकती। हेलेना अब साफ तौर पर नर्वस होने लगी थी, क्योंकि दोनों नाइट्स ने उन्हें अजीब तरीके से घेर लिया था। उसे समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम लोगों को हो क्या गया है? जमाल बोला कि वो उसे डराना नहीं चाहते, पर उन्होंने एक बहुत ही फायदेमंद डील एक्सेप्ट कर ली है। हेलेना ने हैरानी से पूछा, कैसी डील? तभी 3 लोग वहां आए और उनका लीडर, जिसका नाम फ्रैंक था, उसने अपना इंट्रो दिया। उसने कहा कि उन दोनों नाइट्स ने अपना वादा निभाया। जमाल बोला कि हाँ, हम हेलेना को वादे के मुताबिक ले आए हैं। फ्रैंक ने पूछा कि काउंट का बेटा यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो डील का हिस्सा नहीं था। जमाल ने जवाब दिया कि ग्रिजलैंड खुद ब खुद यहाँ आ गया तो इसे एक बोनस समझ लो। ग्रिजलैंड को तब समझ आया कि उसका कट गया है, उन्होंने उसे धोखा दिया है। उसने कहा, जमाल, तूने हमें बेच दिया, तुझे लगता है तू बच जाएगा? पर जमाल बोला, अपनी चिंता कर, हमें बस इस सड़ी हुई जगह से निकलना है। जल्द ही पर्टियम फैमिली बर्बाद हो जाएगी और मैं अकेला नहीं हूँ जो इस किस्मत से भागना चाहता है। तभी ग्रिजलैंड ने बिना हिचकिचाए अपनी टेक्निक के लिए अपने ही सीने पर एक कट लगाया और दरिंदगी के साथ आगे बढ़ा। किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला और सबके होश उड़ गए जब ग्रिजलैंड ने सिर्फ एक बार में जमाल को बीच से 2 टुकड़े कर दिए। उसने उसकी लाश को देखा और सोचा कि इतना काफी नहीं है उस गद्दारी के लिए जो उसने की थी। फिर वो फिलिप की तरफ मुड़ा। फिलिप डर के मारे पगला गया। उसने हेलेना को पकड़ लिया और उसे शील्ड की तरह यूज करने लगा। वो सोच रहा था कि ग्रिजलैंड जैसा कमजोर लड़का जमाल को ऐसे कैसे मार सकता है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, ग्रिजलैंड ने एक ब्लेड सीधा उसके माथे के आर पार कर दी। फिलिप वहीं ढेर हो गया। जैसे ही फिलिप गिरा, हेलेना रोती हुई अपने भाई के गले लग गई। फ्रैंक के साथ खड़े एक असैसिन ने शक से पूछा, क्या ये सच में काउंट का बेटा है? हमने तो सुना था वो एकदम डरपोक और एक्सपीरियंस लेस है। फ्रैंक भी हैरान था। बोला, सुना तो मैंने भी यही था, पर जो अभी हुआ था वो कुछ और ही कह रहा था। ग्रिजलैंड ने प्रिसिशन के साथ सिर्फ कुछ सेकंड्स में 2 प्रो नाइट्स को मार गिराया था, और तो और उसके अटैक्स में साफ साफ माना भरा हुआ था। हेलेना अभी भी कांप रही थी और रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ग्रिजलैंड को रियलाइज हुआ कि हेलेना शॉक में है, इसलिए उसने बड़े प्यार से उसे बेहोश कर दिया और साइड में लेटा दिया। उसने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर, मैं ये मामला निपटाता हूँ। फ्रैंक ये सब देख रहा था। उसने ग्रिजलैंड को थैंक यू बोला कि उसने उन 2 उल्लुओं से उनका पीछा छुड़ा दिया। उसने पूछा, क्या तू इतने दिनों से अपनी असली ताकत छुपा रहा था? ग्रिजलैंड ने सीरियस होकर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रिजलैंड ने देखा कि सामने 3 दुश्मन हैं। साइड वाले 2 तो कमजोर लग रहे थे, पर बीच वाला फ्रैंक, उसका माना लेवल बहुत हाई था। ग्रिजलैंड जानता था कि उसका बॉडी लंबी फाइट के लिए रेडी नहीं है, इसलिए उसे काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। फाइट शुरू करने से पहले उसने पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? फ्रैंक ने एक घमंडी स्माइल के साथ कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंक ने एक घमंडी स्माइल के साथ कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू थोड़ी देर में मरने वाला है। ग्रिजलैंड को पता था यही जवाब मिलेगा, पर उसने सोचा कि बेटा तू अभी खुद ही मुंह खोलेगा। एक असैसिन ने पूछा कि क्या इसे अभी निपटा दें, पर फ्रैंक बोला, इसे जिंदा रखो, ड्यूक पागल हो जाएगा अगर उसे पता चला कि काउंट का बेटा इतनी जल्दी मर गया। ये लोग जितना तड़पेंगे, इनकी लाशें उतनी ही सुंदर दिखेंगी।
असैसिन्स ग्रिज़लैन की तरफ बढ़े, पर ग्रिज़लैन ने अचानक एक मोमबत्ती उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। इससे दुश्मन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पर ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। मौका देखते ही ग्रिज़लैन ने अपनी तलवार एक असैसिन के माथे में घुसा दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरा असैसिन चिल्लाया, तू गंदी ट्रिक्स यूज करता है, और हमला कर दिया। ग्रिज़लैन ने बड़े आराम से उसके वार को ब्लॉक किया, उसका हाथ पकड़कर तलवार की मूवमेंट रोकी, उसका वेपन छीना और एक साफ कट के साथ उसका सर कलम कर दिया। तभी एक नया हमला आया और इस बार भी ग्रिज़लैन ने पीठ घुमाए हुए ही उसे ब्लॉक कर लिया। फ्रैंक देखकर दंग रह गया, क्या ये सच में पॉसिबल है? ग्रिज़लैन तुरंत घूमा, वार को डॉज किया और सीधा फ्रैंक की गर्दन पे निशाना साधा। फ्रैंक बाल बाल बचा, पर उसके मुंह का पाइप कट गया और गर्दन पे गहरा जख्म आया। फ्रैंक ने काउंटर अटैक किया, जिस वजह से ग्रिज़लैन को दोनों तलवारों से डिफेंड करना पड़ा। फ्रैंक बोला, मैं हैरान हूँ, अगर तेरे पास इतना माना ना होता तो तू अब तक मर चुका होता। ग्रिज़लैन ने नोटिस किया कि फ्रैंक ने अपना सारा माना अपने जख्म को भरने में लगा दिया था। फ्रैंक ने घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता तूने ये अजीब स्वॉर्ड प्ले कहाँ से सीखा, पर आज तेरा आखिरी दिन है। वो प्रेशर बढ़ाने लगा और बोला, तेरा ये गंदा माना तुझे नहीं बचा पाएगा, तेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी ग्रिज़लैन हल्का सा मुस्कुरा दिया। फ्रैंक को ये देखकर एक ठंडक महसूस हुई। ग्रिज़लैन ने हवा में घूमकर फ्रैंक के वार को डॉस किया और एक जोरदार लात उसके मुंह पे मारी, जिससे फ्रैंक पीछे जा गिरा। फ्रैंक ने फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश की, पर अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और उसने खून थूक दिया। वो सोचने लगा, यह ग्रिज़लैन इतना पावरफुल कब से हो गया। ग्रिज़लैन ने सीरियस होकर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि पिछली लाइफ में हेलेना की मौत का जिम्मेदार इतना ताकतवर बंदा होगा। उसी वक्त ग्रिज़लैन ने अपना तीसरा माना कोर एक्टिवेट कर दिया। फ्रैंक शॉक हो गया कि इतने कम टाइम में कोई इतनी एनर्जी कैसे गैदर कर सकता है। ग्रिज़लैन एक तूफानी स्पीड से आगे बढ़ा। फ्रैंक मुश्किल से रिएक्ट कर पा रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी और उसकी तलवार तक चटकने लगी। उसे लगा कि इस उम्र के लड़के के पास इतना माना होना इम्पॉसिबल है। ग्रिज़लैन ने एक भारी वार से फ्रैंक की तलवार तोड़ दी, उसके सीने पे गहरा कट मारा और दूसरी तलवार सीधा उसके पेट में घुसा दी। फ्रैंक दर्द से चिल्लाया और खून थूकने लगा। ग्रिज़लैन ने फ्रैंक का सर जमीन पे दे मारा और बोला, अब बात पूरी करते हैं, बता तुझे किसने हायर किया था। फ्रैंक चुप रहा और चुपके से एक छुपी हुई खंजर निकाली। उसने सोचा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मरने से पहले अपना काम पूरा कर लेगा। पर जैसे ही फ्रैंक ने खंजर फेंकने की कोशिश की, उसने देखा कि ग्रिज़लैन ने पहले से ही उसके हाथों को माना के इनविजिबल धागों से बांध रखा था और बड़े सुकून से उसे देख रहा था। ग्रिज़लैन ने एक डील ऑफर की, बात कर ले, शायद तू यहाँ से जिंदा निकल जाए अगर तू कोऑपरेट करे तो। फ्रैंक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने ग्रिज़लैन के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। ग्रिज़लैन ने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार फ्रैंक के पेट से बाहर खींची। फ्रैंक को अब समझ आया कि उसके चारों तरफ माना के धागे बुन दिए गए थे और उसे पता भी नहीं चला कि ग्रिज़लैन ने ये कब किया। ग्रिज़लैन ने कहा, मुझे पता था तेरे जैसा बंदा ये ऑफर ठुकराएगा नहीं, पर याद रखना, अगर मेरी तलवार ज्यादा देर वहां रही तो तेरा माना कोर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी वक्त ग्रिज़लैन ने अपना निशाना सीधा फ्रैंक के माना कोर पे साधा। फ्रैंक को महसूस हुआ कि उसके अंदर माना का ओवरलोड हो रहा है और एनर्जी खतरनाक तरीके से लीक कर रही है। वो चिल्लाया, तू पागल है क्या? एक भी गलत मूव हुआ तो माना एक्सप्लोजन होगा और हम दोनों यहीं फट जाएंगे। पर ग्रिज़लैन ने एकदम कूल रहकर जवाब दिया, फटना कमजोर लोगों का काम है, मुझे अपना माना कंट्रोल करना आता है, मैं नहीं मरूंगा। पर तेरा, मैं कुछ कह नहीं सकता। फ्रैंक को समझ आ गया कि ग्रिज़लैन मजाक नहीं कर रहा, वो सच में मर सकता है। डर के मारे फ्रैंक ने उगल दिया, काउंट डेस्मंड। उसने बताया कि डेस्मंड ने ही उसे भेजा था ताकि वो हेलेना को मार सके। काउंट डेस्मंड चाहता था कि पर्टियम फैमिली और डार्ट फैमिली के बीच जंग शुरू हो जाए। ग्रिज़लैन ने ठंडे दिमाग से सोचा तो असली गुनहगार डेस्मंड था। उसे याद आया कि पिछली लाइफ में ऐसे गंदे काम हाउस ऑफ का के साथी ही करते थे। अब उसे समझ आया कि ड्यूक डेलाइन ने इतना बड़ा खेल कैसे रचा था। ग्रिज़लैन ने पूछा, तो तुमने हेलेना को मारने का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया? पर इससे पहले कि फ्रैंक कुछ बोल पाता, ग्रिज़लैन ने तलवार उसके सीने के आर पार कर दी। फ्रैंक तड़पने लगा और बोला, क्यों मारा? मैंने तो सब सच बता दिया था। ग्रिज़लैन ने नफरत से कहा, तूने अपनी पूरी जिंदगी इतने लोगों से झूठ बोला है कि अब तुझे सच सुनने का कोई हक नहीं है। फ्रैंक हल्का सा हंसा और बोला, कुछ नहीं बदलेगा, काम हो चुका है, जंग तो शुरू होकर रहेगी। ग्रिज़लैन ने उसका सर जमीन पे दे मारा और कहा, इस बार पुरानी स्टोरी रिपीट नहीं होगी, मैं मरकर दोबारा पैदा हुआ हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। उसी पल फ्रैंक की बॉडी में माना का धमाका हुआ और सब कुछ राख हो गया। ठीक उसी वक्त फेस्टिवल के फायरवर्क्स शुरू हो गए, जिस वजह से धमाके की आवाज और रोशनी किसी ने नोटिस नहीं की। सब खत्म करने के बाद ग्रिज़लैन ने हेलेना को देखा, वो अभी भी चैन से सो रही थी, उसने कुछ नहीं देखा था। ग्रिज़लैन ने राहत की सांस ली, तलवार नीचे रखी और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर तुरंत ही वो घुटनों के बल गिरा और खून थूकने लगा। उसका शरीर लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो जानता था कि तीसरे माना कोर के लिए उसका बॉडी रेडी नहीं था, पर उसे यकीन था कि वो मरेगा नहीं। तभी ग्रिज़लैन ने पास का एक घर देखा, उसका दरवाजा तोड़ा और अंदर छुप गया। वहां उसे वो मिला जिसने उसके शक को पक्का कर दिया।
पिछली लाइफ में हेलेना के साथ साथ कुछ और लाशें मिली थी। उसके सामने काउंट डगार्ड का बेटा मरा पड़ा था अपने एस्कॉर्ट्स के साथ। अब सब क्लियर था। ऐसे ही सारा इल्जाम पर्टियम फैमिली पे डाला गया था। ग्रिजलैंड जानता था कि अगर ये सब बाहर आया तो जंग छिड़ जाएगी, इसलिए उसने सारे सबूत मिटाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो हेलेना को लेकर वहां से निकल गया और पूरे स्लम को आग लगा दी। लेकिन उस वक्त दूर से कोई उन्हें देख रहा था। एक रहस्यमयी हुड वाला बंदा वहां से अचानक गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वही बंदा एक राउंड टेबल के पास बैठे लोगों के सामने प्रकट हुआ और अनाउंस किया कि मिश्रण फेल हो गई। ये सुनते ही राउंड टेबल पे बैठे काउंसिल मेंबर्स के होश उड़ गए। सब हैरानी से पूछने लगे, अबे सब गड़बड़ कैसे हो गया? वो असैसिन जो इतना घायल था कि बोल भी नहीं पा रहा था, उसने जवाब दिया, ये सब उस ग्रिज़लेन पर्टियम की वजह से हुआ है। ये सुनते ही सब के सब हंसने लगे और ताने मारने लगे। क्या तू उस फट्टू ग्रिज़लेन की बात कर रहा है जो जिंदगी में कुछ नहीं करता? पूरे टेबल पे सब अग्री कर रहे थे कि ग्रिज़लेन जैसा नल्ला बंदा इतना बड़ा मिशन हैंडल कर ही नहीं सकता। सब उस असैसिन का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। पर उसने एकदम ठोक के कहा, ग्रिज़लेन उन रिपोर्ट्स और अफवाहों से बिल्कुल अलग है। जो मैंने देखा वो हिला देने वाला था। उसने सबको ऐसे खत्म किया जैसे वो कोई मक्खी मच्छर हो और सारे सबूत भी जला दिए। वो एकदम बदला हुआ इंसान लग रहा था। फिर भी उस असैसिन ने क्लेम किया कि उन्होंने दार्ड फैमिली के साथ सब सेटिंग कर ली है, तो जंग शुरू करना अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने एक और मौका मांगा अपना बदला लेने के लिए, पर बाकी लोग चिल्लाने लगे, तू निकम्मा है, और उसे वहीं खत्म करने का ऑर्डर देने लगे। तभी एक शांत आवाज ने सबको चुप करा दिया। वो बंदा उनका असली लीडर लग रहा था। उसने कहा, बहुत शोर हो रहा है, बता तुझे कैसा मौका चाहिए? असैसिन ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा, इस बार मैं खुद ग्रिज़लेन को मारूंगा। काउंसिल के एक मेंबर ने कहा, जाहिर है ये सब एक ड्यूल में करना होगा। असैसिन बोला कि उसके दिमाग में पहले से एक बंदा है, केन लोएस। सब एकदम शांत हो गए। ये नाम सबने सुना था। असैसिन ने बताया कि केन लोएस अपनी गजब की ताकत के लिए मशहूर है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद पूरे नॉर्थ में उससे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग कोई नहीं है। और तो और केन ग्रिज़लेन का कजिन है, तो उन दोनों की मुलाकात करवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लीडर ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मंजूर है, पर याद रखना अगर इस बार फेल हुआ तो कोई अगला मौका नहीं मिलेगा। असैसिन ने कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले दिन पर्टियम कास्टल के ट्रेनिंग रूम में फर्गस अंदर आया ये कहने की लंच का टाइम हो गया है, पर अचानक एक ब्लेड उसकी तरफ उड़ती हुई आई और उसके पास से निकल गई। इससे पहले कि उसे चोट लगती, ग्रिज़लेन ने माना कि उन इनविजिबल धागों से ब्लेड को वापस खींच लिया, जैसे वो उसे अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा हो। उसने तलवार वापस पकड़ी और कहा, आज के लिए इतना काफी है। फिर उसने फर्गस को देखा और पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? फर्गस ने माफी मांगी कि उसने ट्रेनिंग बीच में रोक दी, पर वो रह नहीं पाया और पूछा, मास्टर आपने ये किया कैसे? ग्रिज़लेन ने उसे माना का वो धागा दिखाया। वो अपने माना को सॉलिड फॉर्म दे रहा था ताकि उसे एक रियल धागे की तरह यूज कर सके। ये चीज वो अपनी पिछली लाइफ में हमेशा करता था, पर अभी उसके लिए ये मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी कम थी और उसे कम से कम अपना दूसरा माना कोर एक्टिवेट करना पड़ता था। फिर भी अगर वो सिर्फ एक धागा बनाए तो वो अपनी टेक्निक थोड़ी बहुत यूज कर सकता था। फर्गस एकदम इम्प्रेस हो गया। बोला, मैंने पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। उसे याद था कि पहले तो ग्रिज़लेन माना का नाम भी नहीं लेता था, ट्रेनिंग तो दूर की बात है, पर अब वो माना को ऐसे उंगलियों पे नचा रहा था। ग्रिज़लेन ने पूछा, असली बात बता, तुझे चाहिए क्या? फर्गस बोला कि वो बस उसे थैंक यू कहने आया था क्योंकि उसने हेलेना को बचाया था। ग्रिज़लेन बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो जरूरी था वही किया। चल अब सीधा लंच करने चलते हैं। पता चला कि उस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत चुके हैं और फेस्टिवल रोक दिया गया था, जो कि लाजमी था क्योंकि एक नाइट ने हेलेना को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस बीच हेलेना काफी गुस्से में थी क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि हेलेना को इस बात का बहुत गुस्सा था कि कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई है। उसने ग्रिज़लेन से कहा कि भाई सबको सच बता दो ना, पर ग्रिज़लेन ने जवाब दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं। बलिंडा ने यह सुनकर कमेंट किया कि उसे तो पहले से पता था कि वो दोनों नाइट्स ठरकी हैं। ग्रिज़लेन को क्रेडिट लेने की कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि सबसे जरूरी बात यह है कि हेलेना जिंदा है। चलो, उसने एक जंग तो रोक दी थी, पर उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। दुश्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और वो हमेशा अकेले सब कुछ नहीं रोक पाएगा। उसे अब एक मिलिट्री फोर्स की जरूरत थी। तभी लंच का खाना आया। ग्रिज़लेन थका हुआ था। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा और सोचा कि आगे जो होने वाला है उसके लिए उसे पॉलिटिकल पावर चाहिए होगी, पर जब उसने प्लेट देखी तो उसमें सिर्फ ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर कंफ्यूजन में पूछा, बस इतना? इससे शुरुआत कर रहे हैं क्या? बलिंडा ने हाथ बांधकर पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अभी हालात क्या हैं? इससे पहले कि वो कुछ समझा पाती, बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। विंडो से उन्होंने देखा कि कास्टल के सामने एक गुस्से वाली भीड़ जमा हो गई थी। लोग अपने नुकसान का कॉम्पेंसेशन मांग रहे थे और फेस्टिवल कैंसिल होने पर भड़के हुए थे।
वो लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका बहुत पैसा डूब गया था और उनका पूरा बिजनेस इसी फेस्टिवल पर टिका था। गार्ड्स लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था। हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। ग्रिजलैंड ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बेलिंडा ने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था। उसने बताया कि काउंटी को मर्चेंट से फेस्टिवल के वक्त बहुत प्रॉफिट होता है। पिछले साल बहुत कमाई हुई थी पर इस बार कैंसिलेशन की वजह से सब गुस्से में हैं, खासकर वो मर्चेंट्स जिन्होंने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। ग्रिजलैंड ने सोचा कि क्या हालात सच में इतने खराब हैं? उसे समझ आ गया कि हाँ, मामला सीरियस है और अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो लोग और भी अग्रेसिव हो जाएंगे। उसने फर्गस से पूछा कि सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, वो भीड़ को शांत क्यों नहीं कर रहे। फर्गस ने टेंशन में जवाब दिया कि उनके पास एक भी सोल्जर अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर को मॉन्स्टर फॉरेस्ट के गार्ड पोस्ट पर भेज दिया गया है ताकि ऑक्स के हमले के बाद डिफेंसेस को दोबारा बनाया जा सके। पता चला कि पर्टियम फैमिली की टेरिटरी चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। एक तरफ नॉर्थ से बारबेरियंस के हमले होते रहते थे और दूसरी तरफ मॉन्स्टर फॉरेस्ट था जहां से कभी भी मॉन्स्टर्स निकलकर गांव पर हमला कर सकते थे। बॉर्डर पर हमेशा झगड़ा चलता रहता था जिस वजह से वहां हमेशा जंग जैसा माहौल रहता था। ग्रिजलैंड ने अपने आप से कहा, सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, न पैसा न सोल्जर्स और अब लोगों का सपोर्ट भी खत्म। पूरा रायता फैल चुका था। उसने बेलिंडा को एक कोने में बुलाया और डायरेक्टली पूछा कि क्या तुम फैमिली का पैसा मैनेज करती हो? जब उसने हाँ कहा तो ग्रिजलैंड बोला कि हमें तुरंत इन फंड्स का यूज करके लोगों को शांत करना होगा। पर बेलिंडा ने हाथ बांधकर जवाब दिया, पैसा बचा ही नहीं है। काउंट पर्टियम ने ग्रिजलैंड का सारा अलाउंस बंद कर दिया था क्योंकि पास्ट में ग्रिजलैंड ने बहुत पैसा फालतू चीजों पर उड़ाया था। ग्रिजलैंड वहां खड़ा का खड़ा रह गया। तब उसे सच्चाई का झटका लगा, वो कंगाल हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे बेलिंडा से लोन मांगा पर उसने साफ मना कर दिया कि उसके पास भी कुछ नहीं है। ग्रिजलैंड ने उन दोनों की तरफ देखा और जोर से बोला, अब बचा ही क्या है? न पैसा, न फौज, न लोगों का साथ। उसने सोचा कि चाहे उसे फ्यूचर का सब पता हो पर अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगा कि क्या अब सच में कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ आया और ग्रिजलैंड की नजर उस पर पड़ी। वो रिकॉर्डो था और ग्रिजलैंड ने नोटिस किया कि बेचारा एकदम हाँफ रहा था और बहुत जल्दी में था। उसने पूछा, रिकॉर्डो ऐसे क्यों भाग रहा है? रिकॉर्डो ने सांस लेते हुए कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यंग मास्टर केन आपसे मिलना चाहते हैं। केन का नाम सुनते ही ग्रिजलैंड की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से बड़बड़ाया, क्या सच में केन यहाँ आया है? उसी पल दूसरी तरफ कमांडर स्कोवन की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। कोई उसे बहुत गंदा धो रहा था। हालांकि स्कोवन ने अपनी भारी आर्मर पहनी हुई थी, फिर भी सामने वाला बंदा सिर्फ अपने नंगे हाथों से उसे आराम से पीट रहा था। तभी ग्रिजलैंड वहां पहुंचा। स्कोवन ने घायल होने के बावजूद उसे पहचान लिया और पूछा, यंग मास्टर आप? ग्रिजलैंड को जो दिख रहा था उससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। तभी एक भारी आवाज आई। एक बहुत बड़ा बंदा जिसकी मसल्स एकदम फट रही थी मुस्कुराकर बोला, आखिर तुम आ ही गए। वो बंदा था केन, लोगस काउंटी का वॉरिस और पर्टियम फैमिली का दोस्त। जब वो छोटे थे तब वो ग्रिजलैंड का अकेला दोस्त भी था और अकेला दुश्मन भी। केन को अपनी तरफ आता देख ग्रिजलैंड ने रिकॉर्डो से पूछा, ये सब हो क्या रहा है? रिकॉर्डो ने बताया कि उन्हें एक टैवर्न से अर्जेंट कॉल आई थी क्योंकि वहां हंगामा हो रहा था। वहां पहुंचने पर पता चला कि केन और उसके साथी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो बस ये जानना चाहता था कि ग्रिजलैंड के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सच हैं या नहीं। लेकिन जब स्कोवन ने पूरी बात और डिटेल समझाने की कोशिश की तो केन ने उसका मुंह पकड़ लिया और बोला कि तू झूठ बोल रहा है। रिकॉर्डो ने कंफर्म किया कि केन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रिजलैंड ने बिना किसी ट्रेनिंग के एक ऑर्क को नंगे हाथों से हरा दिया। केन ने स्कोवन को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसे लगा स्कोवन कहानियां बना रहा है। केन बोला, अगर तू शुरू से सच बोलता तो ये सब होता ही नहीं। ग्रिजलैंड केन को घूरते हुए सोचने लगा कि ये हमेशा से ऐसा ही था, मुझे अपने नौकर जैसा ट्रीट करता था। जब भी ये पर्टियम आता था हंगामा खड़ा करता था पर कोई इसे कुछ नहीं कहता था। ग्रिजलैंड को तो छोटी सी गलती पे सब सुनाते थे और वो हमेशा दबा दबा रहता था, पर केन की अकड़ और एरोगेंस को सब असली वारिस की निशानी मानते थे। केन को बड़ा अजीब लगा कि ग्रिजलैंड इतने शांत दिमाग से रिएक्ट कर रहा है क्योंकि पहले तो वो इतने उकसाने पर भड़क जाता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कुछ टाइम पहले लोगस काउंटी में किसी ने केन को एक ऑफर दी थी। वो राउंड टेबल का एक मिस्टीरियस असैसिन था। उसने कहा था कि अगर वो ग्रिजलैंड पर्टियम को मार दे तो उसकी फैमिली का बहुत फायदा होगा। उसने सजेस्ट किया कि दो वारिसों के बीच एक नकली मुकाबले के बहाने ग्रिजलैंड को एक्सीडेंटली मारा जा सकता है, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। केन को पहले तो अजीब लगा कि अपने कजिन को क्यों मारना, पर उसने मना नहीं किया। उसके दिमाग में चल रहा था कि सब ग्रिजलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं और उसमें ऐसा क्या बदल गया है। केन एक शरारती स्माइल के साथ ग्रिजलैंड को देखने लगा। उसे शक होने लगा क्योंकि ग्रिजलैंड बस खड़ा था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि हमेशा की तरह ग्रिजलैंड मेरे लिए कुछ तो अच्छा लाया ही होगा। उसने कहा, मैंने सुना फेस्टिवल कैंसिल हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि जो खाना सर्व नहीं हुआ वो सब मैं ही खा जाऊं। यही तो डील थी। ग्रिजलैंड हमेशा उसके लिए ऐशो आराम का इंतजाम करता था। उसने पूछा, क्या मैंने गलत उम्मीद की?
ग्रिज़लेन ने थोड़ा सोचा और समझ गया कि ये उस पुराने वादे की बात कर रहा है। केन जब भी आता था उसे बियर और लड़कियां चाहिए होती थीं और ग्रिज़लेन पिटने के डर से हमेशा इन सब का वादा करता था। इसी केन की वजह से ग्रिज़लेन पहले ही बहुत कुछ खो चुका था। ग्रिज़लेन को अच्छी तरह याद था कि इसी केन की वजह से उसने अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद किया था। फिर उसे बलिंडा की वो वार्निंग याद आई कि लॉर्ड ने उसका खर्चा बंद कर दिया है। तभी उसे एक मस्त आइडिया आया। उसने सोचा कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वही तो मेरे पैसा कमाने का असली जरिया है। केन जोर से चिल्लाया, ग्रिज़लेन, जो वादा किया था वो सब तुरंत लेकर आ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ग्रिज़लेन ने कहा, हाँ भाई, सब लाऊंगा, पर मन ही मन सोचा कि बेटा, तेरा अभी बहुत बड़ा उधार बाकी है। वहां छुपा हुआ असैसिन भी हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। केन ने चिढ़कर पूछा, मुझे क्या पे करना है? ग्रिज़लेन ने बिना रुके बोला, जो कुछ भी मैंने आज तक तेरे ऊपर उड़ाया है वो सब मेरे अपने पैसे थे और अब उन्हें वसूलने का टाइम आ गया है। तेरा टोटल हिसाब 10,000 गोल्ड कॉइन्स बनता है। केन का दिमाग घूम गया। बोला, ये क्या बकवास है? तूने मुझ पे 100 कॉइन से ज्यादा खर्च नहीं किए होंगे। उसने दोस्ती का वास्ता देने की कोशिश की, पर ग्रिज़लेन ने साफ कह दिया, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, पर पैसा अपनी जगह। मैं बहुत टाइम तक तेरा नौकर बनकर रहा हूँ। अब मुझे पेमेंट चाहिए, इससे पहले कि मैं तुझे मार मार के तेरा भर्ता बना दूं। वैसे भी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सब शॉक थे। रिकार्डो को समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर को हो क्या गया है। केन धीरे से अपनी जगह से उठा और बोला, ग्रिज़लेन, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है क्योंकि तू इस सिचुएशन को हल्के में ले रहा है। तेरे बारे में जो ताकत की अफवाहें हैं वो सब झूठ हैं। तू बस एक परजीवी है, इसीलिए सब तुझे स्काउंड्रल हेयर कहते हैं। गुस्से में केन ने एक घूंसा ताना और बोला कि वो ग्रिज़लेन को उसकी असली जगह पहुंचा देगा, पर ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से डॉस कर लिया। केन और भड़क गया। उसने दूसरा वार किया, वो भी मिस हो गया। फिर ग्रिज़लेन ने एक सटीक पंच सीधा केन की पसलियों पे मारा, जिससे केन ने वहीं खून थूक दिया। दर्द में होने के बावजूद केन ने ग्रिज़लेन के मुंह पे पंच मारना चाहा, पर ग्रिज़लेन ने उसे ब्लॉक कर दिया। सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, ग्रिज़लेन के चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर में केन घुटनों के बल गिर गया और ज्यादा खून थूकने लगा। असैसिन पास आया और पूछा, केन, क्या तू ठीक है? पर ग्रिज़लेन ने तंज कसते हुए कहा, ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे पता है अटैक ब्लॉक हो गया था। असैसिन चिढ़ गया और बोला, साइड हट जा, ये तूने क्या किया? फिर वो बार में सबके सामने चिल्लाया। सबने अपनी आंखों से देखा। ग्रिज़लेन ने केन पे ऐसे हमला किया जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। ग्रिज़लेन धीरे से हंसा। उसने सोचा कि यही तो उसका प्लान था। केन ने दबे पांव असैसिन से पूछा, मेरी एक्टिंग कैसी थी? असैसिन ने कहा, एकदम टॉप क्लास। सबको यही लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था और अब हम एक ऑफिशियल ड्यूल कर सकते हैं। केन समझ गया कि ये हाउस पर्टियम को खत्म करने और अपने लोएस्ट फैमिली को ऊपर ले जाने का सबसे बेस्ट मौका है। केन ने गुस्से से ग्रिज़लेन को देखा और अपना ग्लव उठाया ताकि वो उसे ग्रिज़लेन की तरफ फेंक सके, पर ग्रिज़लेन उससे भी तेज निकला। उसने अपना ग्लव सीधा केन के मुंह पे दे मारा और पूरे बार में चिल्लाकर कहा, मैं तुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। केन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। ग्रिज़लेन बोला, तूने सबके सामने पर्टियम के वारिस की बेइज्जती की है और मेरे पर्सनल नाइट को घायल किया है। तू इस चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता। केन पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था तू पागल है, पर इतना बड़ा पागल है कि अपनी कब्र खुद खोदेगा ये नहीं पता था। उसने अपनी तलवार उठाई और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बोला, अब बाद में रोना मत। पर ग्रिज़लेन एकदम निडर खड़ा था, उल्टा वो तो तैयार लग रहा था। अचानक उसने रिकार्डो को बुलाया और उसे ऑर्डर दिया कि ग्रिज़लेन ने तुरंत रिकार्डो को ऑर्डर दिया कि कास्टल के बाहर जितने भी मर्चेंट्स धरना दे रहे हैं उन सबको यहाँ इकट्ठा करो। उसने कहा कि सबको बोल दो कि अपने साथ अच्छा खासा पैसा लेकर आएं। हुआ ये था कि फेस्टिवल अचानक कैंसिल होने की वजह से पूरे शहर की रौनक खत्म हो गई थी और टूरिस्ट एकदम निराश थे। सबका मूड खराब था और हर कोई अपना पैसा किसी न किसी इवेंट पे खर्च करना चाहता था। ग्रिज़लेन ने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा जो सबका ध्यान खींचे, भले ही वो एक ही चीज क्यों ना हो। उसी वक्त वहां मौजूद हर कोई दोनों वॉरिस केन और ग्रिज़लेन के बीच होने वाले मुकाबले को देख रहा था। इसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने वहां तुरंत ड्रिंक्स बेचनी शुरू कर दी। खाने पीने के स्टॉल्स लग गए और लोग बेटिंग तक लगाने लगे। बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन गया। मर्चेंट्स की तो लॉटरी लग गई, वो खूब पैसा कमा रहे थे। केन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और नफरत से पूछा, ग्रिज़लेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक पवित्र जगह को जुए का अड्डा बनाने की? उसने ऐलान किया कि उसकी तलवार तभी रुकेगी जब ग्रिज़लेन हार मान लेगा। पर ग्रिज़लेन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब शायद शुरू से प्लान का ही हिस्सा था। उसने कहा, अब काफी भीड़ जमा हो गई है, अब ड्यूल शुरू करते हैं। लेकिन वो असैसिन बीच में बोल पड़ा, रुको। उसने कहा कि बेटिंग का सिस्टम फेयर नहीं लग रहा। बेटिंग इंचार्ज ने भी कंफर्म किया कि भाई ग्रिज़लेन की जीत पे किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया है। अगर वो जीता तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ग्रिज़लेन ने थोड़ा साइड हटकर सिचुएशन को देखा, जबकि असैसिन मजे लेते हुए बोला, फेयर होने के लिए ड्यूल का रिजल्ट इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास्टर केन के सामने ग्रिज़लेन की कोई औकात नहीं है। केन खुद हंसने लगा
और बोला कि जब बुकी ही ग्रिज़लेन को भाव नहीं दे रहा तो क्यों ना बैटिंग के रूल्स बदल दिए जाएं। तभी स्कोन वहां आया। उसका चेहरा अभी भी सुझा हुआ था, पर उसकी आंखों में दम था। उसने अपना सारा पैसा टेबल पे रखा और चिल्लाकर बोला, मैं मास्टर ग्रिज़लेन पे दांव लगाता हूँ। ये देखकर ग्रिज़लेन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसी पल पैसों की एक और थैली वहां आई। ये हेलेना और बलिंडा के पैसे थे। भीड़ एकदम सुन्न रह गई और लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये सच है? हेलेना तो कभी बेटिंग में नहीं पड़ती। हेलेना ने बड़े ठोक के साथ कहा कि ये रकम काफी है। दूसरी तरफ बलिंडा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोली कि उसने तो हेलेना को रोका था, पर बेटिंग इंचार्ज ने कंफर्म किया कि अब दोनों साइड्स पे पैसा बराबर हो गया है और बैलेंस बन गया है। असैसिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। केन एकदम चिढ़ गया और पूछा, तुम लोगों में इतनी हिम्मत? तुम्हें पता है ग्रिज़लेन हार जाएगा, फिर भी पैसा लगा रहे हो? ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैं केन से उम्र में बड़ा हूँ, तो मेरा पहले हमला करना नाइंसाफी होगी। मैं केन को एडवांटेज देता हूँ। उसने अपनी तलवार निकाली और केन को पहला वार करने का मौका दिया। केन ने घूरते हुए ताना मारा, अब बड़ा भाई बनने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मुकाबला तुरंत शुरू हो गया। केन किसी तूफान की तरह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। ग्रिज़लेन ने किसी तरह मुश्किल से अटैक ब्लॉक किया। केन बोला, अब पछताने का वक्त निकल गया। उसने लगातार अग्रेसिव हमले शुरू किए और ग्रिज़लेन का गार्ड तोड़ने की कोशिश की, पर ग्रिज़लेन सही टाइम पे साइड हट गया। लेकिन केन को टेक्निक से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी तलवार को किसी हथौड़े की तरह पकड़ा और इतने जोर से घुमाया कि वो ग्रिज़लेन को पूरी तरह कुचल देना चाहता था। भीड़ बातें करने लगी, वही हो रहा है जिसका डर था। ग्रिज़लेन केन का एक भी डायरेक्ट वार नहीं झेल पाएगा। ग्रिज़लेन ने मन में सोचा, केन अभी भी वही पुराना गुंडा है। बलिंडा घबरा गई और चिल्लाने लगी, ग्रिज़लेन को तुरंत वहां से बाहर निकालो वरना वो मर जाएगा। असैसिन सब कुछ ध्यान से देख रहा था और उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ग्रिज़लेन जाल में फंस चुका था। केन का प्लान एकदम सिंपल और असरदार था। केन का प्लान बड़ा सिंपल और असरदार था। अपने दुश्मन को तब तक थका दो जब तक वो खड़ा न रह सके, और फिर आखिरी धमाका करके उसे ढेर कर दो। केन हमेशा ऐसे ही ड्यूल जीतता था, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि ग्रिज़लेन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर खेल रहा है। उसने माना कि उसने इतने इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं की थी और ताना मारा, तू डॉस तो बढ़िया कर रहा है, वैसे भी बचपन से मुझसे डर के भागना तेरी आदत जो रही है। फिर केन ने पूरे जोर से ग्रिज़लेन की तलवार पे वार करना शुरू किया, जैसे वो कोई डंडा चला रहा हो। वो ताकत के दम पे उसे निहत्था करना चाहता था। एक बहुत ही पावरफुल मूव में केन ने अपनी ही तलवार हवा में इतनी ऊपर उछाल दी कि वो धूप में गायब ही हो गई। सब लोग ये देखकर दंग रह गए और डर गए। असैसिन को लगा बस अब खेल खत्म। उसे लगा ग्रिज़लेन अब खुद को बचा नहीं पाएगा और जैसे ही वो नीचे गिरेगा मारा जाएगा। लेकिन जब वो गिरने लगा, ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से कहा, काश मैंने तेरे साथ थोड़ी नरमी बरती होती केन। उसने अपने माना का यूज करके जमीन पे ऐसे कदम रखे जैसे उसे एक खरोंच तक ना आई हो। फिर उसने केन की आंखों में आंखें डालकर कहा, केन तूने हद पार कर दी है। ग्रिज़लेन ने एकदम तेजी से जंप मारी और सीधा केन की पसलियों पे गहरा कट मारा। असैसिन को समझ आया कि ग्रिज़लेन ने अपने पैरों में माना जमा करके इतनी स्मूथ लैंडिंग की थी। ग्रिज़लेन बस मुस्कुरा रहा था, एकदम शांत। उसने कहा, केन तेरी फेंसिंग एकदम जाहिलों वाली है। तुझे लगता है तू सिर्फ मसल्स दिखाकर और ब्रूटल अटैक्स करके सबको डरा लेगा, पर अब मैं तेरी आंखें खोलूंगा। केन चिढ़ गया और हमला करने ही वाला था कि ग्रिज़लेन ने उसके हाथ पे ऐसी लात मारी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर ग्रिज़लेन ने एक साथ केन की बॉडी के कई हिस्सों पे वार किया। केन पागल हो गया और उसने तलवार घुसाने की कोशिश की, पर फिर से मिस कर गया। उसी वक्त ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से उसकी तलवार पे पैर रखा और बिना हिचकिचाए केन की गर्दन पे एक सटीक कट मार दिया। ग्रिज़लेन की नजर पूरी फाइट में एकदम ठंडी और काम थी। अचानक केन के सारे पुराने जख्म एक साथ खुल गए और खून निकलने लगा। ऑडियंस शॉक में थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। कई लोग तो रोने लगे, खासकर वो जिन्होंने केन पे बैटिंग की थी। कहने लगे, यार केन पे पैसे लगाकर गलती कर दी। हेलेना ने बलिंडा से कुछ कहा और स्कोवन हल्का सा मुस्कुरा दिया। असैसिन पैनिक करने लगा और केन जमीन पे लेटे हुए सोचने लगा कि ये आखिरी वार इतना सटीक था कि वो सच में मर सकता था। वो तलवार उसके आर पार हो सकती थी। वो सोचने लगा, ये ग्रिज़लेन इतना खतरनाक कैसे बन गया। केन ने ग्रिज़लेन की तरफ देखा, जो अभी भी सीरियस और बिना किसी इमोशन के खड़ा था। तभी ग्रिज़लेन ने अपनी तलवार दूर फेंक दी और बोला, हमारी स्किल्स में इतना फर्क है कि ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा, इसलिए अब मैं ये फाइट सिर्फ अपने हाथों से लड़ूंगा। केन भड़क गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ग्रिज़लेन ने कहा, तुझे सिखाने का यही एक रास्ता है। मेरे हिसाब से मुंह पे घूंसा खाने से बढ़िया कोई सीख नहीं होती। केन ने गुस्से में पूछा, तू मुझे एजुकेट करने की बात कर रहा है? ग्रिज़लेन ने हाँ कहा और बोला कि फेंसिंग में तो तू मेरा मुकाबला कर नहीं पाया, तो अब बॉक्सिंग ही सही। उसने ये भी ऐलान किया कि वो 2000 गोल्ड कॉइन्स और लगा रहा है अपनी जीत पे बेट डबल करते हुए। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। लोग कहने लगे, भाई ये ड्यूल हो रहा है या क्या? असैसिन को लगा कि चलो अच्छा है, अब ग्रिज़लेन बिना वेपन के लड़ेगा तो पक्का हारेगा। उसे लगा उसका प्लान अभी फेल नहीं हुआ है। बेटिंग इंचार्ज ने सबको नए बेट्स लगाने के लिए बुलाया, क्योंकि अब फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल चुकी थी।
कुछ लोग केन पे पैसा लगाने लगे कि बिना वेपन के लड़ना पागलपन है, पर कुछ को ग्रिज़लेन पे भरोसा था क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। केन घमंड से हंसा और बोला, सिर्फ हाथों से लड़ना मजाकिया है। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और कहा कि अगर ग्रिज़लेन हाथों से लड़ना चाहता है तो। केन बोला, ठीक है, अगर तुझे हाथों से ही पिटना है तो मेरी तरफ से हाँ है, पर मैं तो अपनी तलवार ही चलाऊंगा। बलिंडा ये सब देखकर बड़बड़ाई कि ये ग्रिज़लेन पक्का पागल है। केन ने ग्रिज़लेन को जान से मारने के लिए वार किया, पर ग्रिज़लेन ने इतनी तेजी से डॉज किया कि सब देखते रह गए। उसने अपनी बॉडी एकदम एजिलिटी के साथ घुमाई और एक सॉलिड पंच केन के घुटने पे मारा और तुरंत बाद एक अपरकट उसकी ठोड़ी पे जड़ दिया। केन पीछे जा गिरा, मुंह से खून निकलने लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो सोचने लगा, ग्रिज़लेन को इतने मूव्स कैसे पता हैं? भीड़ चिल्लाने लगी और हैरत जता रही थी। तभी ग्रिज़लेन ने केन से कहा, उठ जा, अभी तो तेरी आज की क्लास शुरू भी नहीं हुई है। केन पगला गया और अंधाधुंध अपनी तलवार चलाने लगा, पर ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से उसके सारे अटैक्स हवा में उड़ा दिए। गिरते पड़ते केन को एक बात रियलाइज हुई, ग्रिज़लेन ने पहले कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा था, हमेशा खामोशी से उसकी चाकरी करता था। पर अब हालात बदल चुके थे। वो सिर्फ हार नहीं रहा था, उसे बुरी तरह कुचला जा रहा था। केन को लगा कि अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसे ग्रिज़लेन को मारना ही होगा, पर उल्टा वो खुद कुत्तों की तरह पिट रहा था। ग्रिज़लेन ने उसे इतना मारा, मुंह पे पंच, पेट में लात, नी, एल्बो, कई मिनट्स तक उसकी धुलाई चलती रही। जब केन पूरा नीला पड़ गया, सूज गया और खून से लथपथ हो गया, तब ग्रिज़लेन ने उसके बाल पकड़े और कहा, मुझे तेरे बाप के लिए बुरा लग रहा है। उसने समझाया कि केन के पिता काउंट लोगस ने ग्रिज़लेन के पिता की तब मदद की थी जब वो मरने की हालत में थे, और वो भी सिर्फ दोस्ती की खातिर। पर उनका बेटा काउंट लॉइस बिल्कुल ही घटिया सोच वाला निकला। जख्मी और हांफते हुए केन को ग्रिज़लेन की बातें चुभने लगीं। पता चला कि कुछ साल पहले जब लॉर्ड पर्टियम मरने वाले थे तो काउंट लोगस ही उनकी मदद करने गए थे। लोगों ने उन्हें रोका भी था कि अभी तो आप मिलकर आए हो, दोबारा क्यों जा रहे हो? पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपने दोस्त के लिए फिर जाऊंगा। केन ने भी तब अपने बाप को रोकने की कोशिश की थी, पर काउंट लोगस ने सिर्फ इतना कहा था, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तब केन को समझ आया था कि उन दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। अब यहाँ मुकाबले में केन ने मन ही मन मान लिया था कि ग्रिज़लेन उसे एक और पंच मारने वाला है, पर ग्रिज़लेन ने उसे मारा नहीं। उल्टा उसने अपना हाथ बढ़ाया केन को उठाने के लिए। केन ने थोड़ी देर उस हाथ को देखा, अपना सर झुकाया और अपनी हार मान ली। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर वो असैसिन तो एकदम बौखला गया। भीड़ खुशी से झूम उठी और ग्रिज़लेन की जीत का जश्न मनाने लगी। हेलेना चिल्लाकर बोली, मेरा भाई जीत गया। तभी वो असैसिन गुस्से में एरिना के अंदर घुस गया और केन पे चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हार मानने की? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? मैंने तुझ पे भरोसा किया था। पर केन ने साफ बोल दिया, मुझे अब ये डील नहीं चाहिए, और उस असैसिन को भगा दिया। वो बंदा पैनिक कर गया क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। ग्रिज़लेन ये सब देख रहा था। उसने अनाउंस किया कि अब वो अपना फर्ज निभाएगा और टेरिटरी के दुश्मनों को साफ करेगा। असैसिन कंफ्यूज था कि इसका क्या मतलब है। ग्रिज़लेन ने सबके सामने जोर से ऐलान किया, दोस्तों, ये जो हुड वाला आदमी है, इसने खुशी खुशी आप सबके खाने और पीने का पूरा बिल भरने का वादा किया है। भीड़ खुशी से पागल हो गई और फ्री फूड चिल्लाने लगी। असैसिन ने प्रोटेस्ट किया कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, पर ग्रिज़लेन ने उसके कंधे पे अपना भारी हाथ रखा और बोला, ड्यूल हरवाने की यही कीमत है। मुझे पता है तेरे जेब में बहुत सोना है, और अगर तू सबका बिल भरता है तो वो तेरे बेट के पैसों से नहीं कटेगा। ग्रिज़लेन ने उसका कंधा और जोर से दबाया और वार्निंग दी, और याद रख, तूने बेट की रकम डबल की थी तो अब तुझे 1000 गोल्ड और देने होंगे। अगर तूने भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो असैसिन हार मानकर चुपचाप खड़ा रह गया और बस इतना बोला कि ठीक है, मैं समझ गया, और ग्रिज़लेन वहां से एक एब्सोल्यूट विक्टर की तरह निकला, जबकि वो दोनों उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। अगले दिन पर्टियम कास्टल में ग्रिज़लेन अपने कमरे में सोने से भरा एक संदूक खोलता है। वो सोचता है कि इस पैसे से वो मर्सनरीज का एक छोटा ग्रुप हायर कर सकता है, पर उसे ये भी पता था कि ऐसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में टाइम लगता है, इसलिए उसे बहुत फूंक कर कदम रखना होगा। बलिंडा और हेलेना भी उसके कमरे में थीं और मुस्कुरा रही थीं। ग्रिज़लेन उन्हें ऐसे देखकर हैरान हुआ और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हेलेना ने पूछा, भाई, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? ग्रिज़लेन ने उल्टा उससे पूछ लिया, तुझे कुछ चाहिए क्या? हेलेना बोली कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, पर बलिंडा हंसते हुए बोली, जाहिर है ये कहाँ खर्च करेगा। मिस अमेलिया का बर्थडे आने वाला है और ये पक्का उनके लिए कोई बड़ा गिफ्ट खरीदेगा। हेलेना सोचने लगी कि क्या उसने ये सब अपनी मंगेतर के लिए किया है। ग्रिज़लेन एकदम कंफ्यूज हो गया और मन में बोला, वेट अ मिनट, मेरी कोई मंगेतर भी है? उसने थोड़ा जोर से पूछा, क्या मेरी कोई फियांसे है? बलिंडा थोड़ा शर्मा गई और बोली कि नहीं है, पर हेलेना ने तुरंत करेक्ट किया, हाँ है ना, रायफोल्ड की अमेलिया। अमेलिया रायफोल्ड का नाम सुनते ही ग्रिज़लेन की हालत खराब हो गई। फिर उसे याद आया, अमेलिया रायफोल्ड नोबल्स की भी नोबल, जो अपनी पाकीज़गी और दयालु फितरत के लिए मशहूर थी।
वो अपने स्टेटस का घमंड नहीं करती थी और लोगों का दिल जीत लेती थी, लेकिन ग्रिज़लेन को उसकी असलियत याद आई। वो जल्द ही एक बगावत शुरू करने वाली थी और आगे चलकर उसे विच ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाएगा। वो ड्यूक डेल्फिन के साथ हाथ मिलाकर हाउस पर्टियम को तबाह कर देगी, इसलिए ग्रिज़लेन उसे एक गद्दार मानता था। ये सोचकर ग्रिज़लेन हल्का सा मुस्कुरा दिया और पूछा, पिताजी वापस कब तक आएंगे? बलिंडा बोली, पक्का नहीं पता, शायद 1 हफ्ता लगेगा। ग्रिज़लेन ने सोचा कि इतना वक्त काफी है। उसने ऐलान किया, मैं रायफोल्ड काउंटी जा रहा हूँ। बलिंडा शॉक हो गई, अभी तो अमेलिया का बर्थडे भी नहीं आया, इतनी जल्दी क्यों? ग्रिज़लेन ने जवाब दिया, मैं बस उससे अपना पैसा लेने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रायफोल्ड काउंटी में अमेलिया एक चमकता हुआ जूता एक गरीब बच्चे की तरफ बढ़ाती है। वो बच्चा हिचकिचाते हुए पूछता है, मिस अमेलिया, क्या आप सच में ये मुझे दे रही हैं? अमेलिया एक प्यारी स्माइल के साथ बोली, अगर मेरी टेरिटरी में कोई नंगे पांव है तो वो मैं होनी चाहिए, मेरी प्रजा नहीं। फिर उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि बच्चे को खाना और रहने की जगह दो। तुरंत सारा राशन जमा किया गया और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बाद में अपने गार्डन में वो अपने बॉडीगार्ड नाइट बर्नाफ से बात कर रही थी। बर्नाफ ने उसकी तारीफ की, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम किया। अमेलिया बोली कि मेरे बाप को लोगों से सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस चाहिए थी, पर सच तो ये है कि लोग उनके पीछे चलते हैं जो उन्हें खाना और छत देते हैं। बर्नाफ मान गया और बोला कि आपने लोगों का दिल जीत लिया है और आप ही तख्त की असली वारिस हो। अमेलिया ने बर्नाफ को घूर कर देखा और अचानक उकसाने के लिए अपना पैर उसके मुंह के पास ले गई। उसने पूछा कि नॉर्थ के सबसे बड़े स्वॉर्ड फाइटर के साथ तुम्हारे ड्यूल का क्या हुआ? बर्नाफ ने माफी मांगी और कहा कि वो बस फालतू का टेंशन नहीं चाहता था। उसने एडवाइस दी कि अमेलिया अभी अपने पंजे न दिखाए, उसकी तलवार हमेशा उसकी सेवा में है। अमेलिया ने सीरियस टोन में कहा, मैंने तुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया है, इसलिए तेरा कमजोर होना मना है। फिर उसने मर्चेंट गिल्ड के बिजनेस के बारे में पूछा। बर्नाफ ने समझाया कि अगर वो आर्कटियम गिल्ड की बात कर रही है तो वो फिक्र न करे। बीस्ट फॉरेस्ट की तबाही के बाद जो भी रिबिल्डिंग का सामान खरीदा गया है वो इसी गिल्ड ने खरीदा है। वो पर्टियम टेरिटरी को भेजे गए सपोर्ट फंड्स भी वापस निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन सारे लोगों को भी रिक्रूट कर लिया है जो पर्टियम छोड़ कर गए थे। उनमें से कई तो एकदम एलीट लेवल के ट्रेंड सोल्जर्स थे। अमेलिया इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थी और उसने हिदायत दी कि अभी के लिए सबको एक सिंपल मर्चेंट गिल्ड बनकर ही रहना है। उनकी असली आइडेंटिटी वक्त से पहले किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। तभी बटलर अंदर आता है और माफी मांगता है। बर्नाफ चिढ़ गया और बोला, तुझे अंदर आने किसने दिया? देख नहीं रहा लेडी आराम कर रही हैं। बटलर ने घबराते हुए बताया कि एंट्रेंस गेट से रिपोर्ट आई है, यंग मास्टर ग्रिज़लेन यहाँ मिस अमेलिया से मिलने आए हैं। अमेलिया हैरान भी थी और गुस्से में भी उसने पूछा, वो बदतमीज लड़का यहाँ क्यों आया है? बटलर ने नर्वसली बताया कि ग्रिज़लेन ने कहा है कि उसे मर्चेंट गिल्ड के बारे में कोई बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही अमेलिया और बर्नाफ दोनों के होश उड़ गए। बाद में ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने होते हैं। ग्रिज़लेन एकदम टिपटॉप बनकर आया था और बड़े तमीज से ग्रीट किया, हेलो अमेलिया। अमेलिया की बिल्ली तक को उसका वहां होना पसंद नहीं आ रहा था। अमेलिया ने अपनी अकड़ बरकरार रखते हुए कहा, बिना बताए ऐसे चले आना बदतमीजी है, क्या तुम्हें कभी एटिकेट नहीं सिखाई गई? ग्रिज़लेन ने अपनी स्माइल मेंटेन रखी और बोला कि तेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं एडवांस में गिफ्ट लाया हूँ। उसने उसे एक फूल दिया और कहा कि उसने ये पास की एक मर्चेंट गिल्ड से खरीदा है जिसकी खुशबू बहुत प्यारी है। उसने बातों बातों में बड़े कैजुअल तरीके से आर्कटियम गिल्ड का नाम ले लिया और पूछा, क्यों, वही गिल्ड है ना? अमेलिया ने तुरंत उसे घूर के देखा और खड़ी हो गई। बोली, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गिफ्ट मिल गया है, अब तुम जा सकते हो। तभी ग्रिज़लेन ने एकदम भारी और अथॉरिटेटिव आवाज में ऑर्डर दिया, अमेलिया अभी के अभी बैठ जाओ। अमेलिया को कमरे में एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। वो दंग रह गई कि जो लड़का पहले किसी लड़की से ढंग से बात नहीं कर पाता था वो आज उस पर इतना प्रेशर डाल रहा है। ग्रिज़लेन ने सीधा पॉइंट की बात की और बोला, मुझे पैसा चाहिए, पूरे 10,000 एक गोल्ड कॉइन्स इतना काफी रहेगा? अमेलिया कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में अपनी मंगेतर से सिर्फ पैसा मांगने आए हो? क्या लॉर्ड पर्टियम ने तुम्हें भेजा है? पर ग्रिज़लेन ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि इसका उसके बाप से कोई लेना देना नहीं है, उसे पैसा अभी चाहिए। उसने पूछा, क्या तेरा मुझसे शादी करने का प्लान नहीं था? अमेलिया इस सवाल से सुन्न रह गई। ग्रिज़लेन बोलता गया। उसने बर्नाफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर वो सच में लीडर बनना चाहती है तो उसे अपनी पावर के बारे में ढंग से सोचना होगा। उसने रायफोल्ड में अमेलिया की सीक्रेट पॉलिटिकल फोर्स की बात शुरू ही की थी कि अमेलिया की बिल्ली ने गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश की। अमेलिया ने चिढ़कर कहा, मुझे ये सब मजाक में भी नहीं सुनना। पर ग्रिज़लेन बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, फिक्र मत कर, मैं तेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं ये इन्फो फ्री में तो नहीं रखूंगा ना। चुप रहने के बदले मुझे कुछ तो चाहिए। अमेलिया ने तुरंत मना कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने बर्नाफ को बुलाया। बर्नाफ ने तमीज से हेलो किया, बोला, बड़े दिनों बाद दिखे लॉर्ड ग्रिज़लेन। ग्रिज़लेन ने उसे देखा और पहचान लिया कि ये वही बंदा है जो हमेशा अमेलिया के साथ रहता है और इसमें नॉर्थ का सबसे बड़ा स्वॉर्ड फाइटर बनने का पोटेंशियल है। ग्रिज़लेन ने तब वार्निंग दी, अगर मैं यहाँ मारा गया तो जंग छिड़ जाएगी, क्या तुझे इसका अंदाजा है? अमेलिया ने एक शांत स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल है,
मैं सबको बोल दूंगी कि किसी दूसरी जगह का डाकू रायफोल्ड में चोरी करने आया था और मेरे नाइट ने सबको बचाने के लिए उसे मार दिया। ये कहकर उसने बर्नाफ को ऑर्डर दे दिया कि ग्रिज़लेन को वहीं खत्म कर दे। बर्नाफ ने अपनी तलवार निकाल ली और ग्रिज़लेन समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग डंडे के जोर पे बात करना चाहते हैं तो फिर वो भी पीछे नहीं हटने वाला। दोनों टक्कर के लिए तैयार थे, पर अचानक बर्नाफ के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई। ग्रिज़लेन को लगा कुछ गड़बड़ है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और ठीक उसी वक्त एक असैसिन ने पीछे से हमला किया और अपनी तलवार सीधा उस सोफा में घुसा दी जहां ग्रिज़लेन खड़ा था। ग्रिज़लेन ने एक झटके में सोफा उठाया और उसे शील्ड की तरह यूज किया, फिर उस किलर के पेट पे ऐसी लात मारी कि वो खिड़की तोड़कर सीधा बाहर जा गिरा। वहां खड़े सब लोग दंग रह गए। उसके रिफ्लेक्स देखकर सबकी फट गई। ग्रिज़लेन ने ताना मारा, भाई ये तो बहुत ही बदतमीजी है। रायफोल्ड काउंटी की मेहमान नवाजी तो एकदम 2 कौड़ी की निकली। फिर उसने बर्नाफ की ली, क्यों बे, क्या तेरे काउंटी में तमीज की क्लासेस नहीं होती? बर्नाफ ने घूरते हुए जवाब दिया, बदतमीजी तूने शुरू की थी। जब तू खुद इतना रूड है तो मुझसे तमीज की उम्मीद मत रख। फिर उसने ग्रिज़लेन की तलवार को अपने हाथ से फंसाने की कोशिश की, पर ग्रिज़लेन तुरंत डॉस कर गया। ग्रिज़लेन ने पलटकर अपनी तलवार वापस ली और बर्नाफ के पेट पे एक जोरदार किक मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। बर्नाफ ने सोचा, मैंने तो सुना था ग्रिज़लेन सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है जो काटता नहीं है, पर यह अफवाह तो एकदम गलत निकली। अमेलिया ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि बर्नाफ जैसा बंदा एक बच्चे के सामने इतना क्यों तड़प रहा है। उसने सोचा कि अगर बर्नाफ को सच में उसकी तलवार बनने के लायक बनना है तो उसे ग्रिज़लेन का सर काटकर उसके कदमों में रखना होगा। बर्नाफ ने अमेलिया को सीरियस होकर प्रॉमिस किया कि वो उसे निराश नहीं करेगा। फिर उसने ग्रिज़लेन से कहा, चल अब अपनी पूरी ताकत दिखा। ग्रिज़लेन को समझ नहीं आया कि बर्नाफ जैसा बंदा उसे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे कर रहा है, पर उसने सोचा, ठीक है बेटा, तेरी यही मर्जी है तो यही सही। बर्नाफ ने अपनी रेपियर से एक तेजी से वार किया और ग्रिज़लेन को बड़ी फुर्ती से बचना पड़ा। फिर भी उसके गाल पे हल्की सी खरोच आ गई और उसे रियलाइज हुआ कि बर्नाफ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा फास्ट है। दोनों के बीच की फाइट एकदम इंटेंस हो गई। दोनों एक दूसरे पे लगातार वार कर रहे थे। अमेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये नल्ला लड़का बर्नाफ का मुकाबला बराबरी से कैसे कर रहा है। फिर भी उसे लगा कि बर्नाफ ही जीतेगा। तभी बर्नाफ ने ग्रिज़लेन की तलवार के हिल्ट पे निशाना मारा और दोबारा उसकी तलवार को फंसा लिया। पर ग्रिज़लेन एक ही जाल में 2 बार नहीं फंसने वाला था। उसने तुरंत काउंटर किया, लेकिन इस बार बर्नाफ भी तैयार था। उसने कहा, ये दोबारा मुझ पे काम नहीं करेगा, और उसने ग्रिज़लेन को जोरदार पटखनी देकर जमीन पे गिरा दिया। ग्रिज़लेन नीचे गिरा हुआ था और वल्नरेबल था। बर्नाफ पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा, पर ग्रिज़लेन ने तुरंत रिएक्ट किया, दुश्मन की तलवार पे लात मारी और खड़ा हो गया। उसने नोटिस किया कि बर्नाफ माना का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। बर्नाफ बोला, ग्रिज़लेन, तू अफवाहों से बहुत अलग है। ऐसी फेंसिंग साधारण ट्रेनिंग से नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे तुझे बरसों का बैटल एक्सपीरियंस हो। उसने पूछा, क्या तू कभी बारबेरियन से लड़ा है? क्योंकि तेरा स्टाइल एकदम उनके जैसा है। बैटलफील्ड पे शायद ये काम कर जाए, पर मेरे सामने नहीं चलेगा। अब तेरा खेल खत्म। ग्रिज़लेन ने सोचा कि फाइट उसकी उम्मीद से ज्यादा हार्ड है। बर्नाफ के वार एकदम सटीक थे और हमेशा उसके सर पे निशाना साध रहे थे। साइज का फर्क होने की वजह से और मुश्किल हो रही थी। उसे इस वक्त इतने बड़े अपोनेंट से नहीं भिड़ना चाहिए था, पर ग्रिज़लेन के पास खोने के लिए वक्त नहीं था। उसने इसे खत्म करने का फैसला किया। उसने माना का एक धागा बनाया। जब तक बर्नाफ को समझ आता कि हवा में कोई इनविजिबल लाइन है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रिज़लेन ने अपनी तलवार पूरे जोर से खींची और वो सीधा बर्नाफ के। ग्रिज़लेन ने माना थ्रेड का यूज करके बर्नाफ का बैलेंस बिगाड़ा और फिर एक जोरदार घुटना सीधा उसके मुंह पे दे मारा। बर्नाफ के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। अमेलिया भी ये देखकर एकदम बौखला गई थी। ग्रिज़लेन ने अपनी तलवार वापस ली और बर्नाफ के चेहरे पे एक और वार करने ही वाला था कि बर्नाफ ने सुपर स्पीड से खुद को बचाया। अब फाइट पूरी तरह पलट चुकी थी। बर्नाफ चिल्लाकर बोला, मिस अमेलिया, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत यूज करने वाला हूँ। ग्रिज़लेन ने मजे लेते हुए कहा, बेटा, मुझे तो यही चाहिए था। बहुत टाइम बाद कोई टक्कर का बंदा मिला है जो मेरा मनोरंजन कर सके। इसी बीच अमेलिया कॉरिडोर में भाग रही थी और गुस्से से तमतमा रही थी। वो सोच रही थी कि उस नल्ले ग्रिज़लेन ने उसकी इतनी बेइज्जती कैसे कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्कटियम गिल्ड वाली सीक्रेट खबर उस तक पहुंची कैसे। उसने वो सारी अफवाहें सुनी थी कि ग्रिज़लेन ने ऑक्स को मारा, अपने भाई को बचाया और केन को धूल चटाई, पर उसने कभी यकीन नहीं किया था। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ है और वो अपने गार्ड्स को ढूंढने लगी। लेकिन तभी उसे जो दिखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके सारे एलीट गार्ड्स ढेर पड़े थे और उनके सामने एक हुड वाली फिगर खड़ी थी। जब अमेलिया ने ध्यान से देखा तो वो बलिंडा थी। बलिंडा ने बड़े सुकून से कहा, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अमेलिया शॉक में थी। पर्टियम की हाउसकीपर यहाँ क्या कर रही है? पर बलिंडा ने ऑर्डर दिया, एकदम शांत खड़ी रहो, और तुरंत एक चाकू अमेलिया की गर्दन पे टिका दिया। अमेलिया को पता भी नहीं चला कि बलिंडा कब उसके इतने पास आ गई।
बलिंडा ने अमेलिया के मुंह के पास लगे उस स्पाइडर वाले ऑर्नामेंट को देखा और पुरानी बातें याद दिलाईं कि कैसे अमेलिया के भाई उसका मजाक उड़ाते थे। बलिंडा ने कहा, मुझे लगा शायद ये कोई ट्रॉमा है, पर सच तो ये है कि ये स्पाइडर तेरे चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करता। ये कहकर बलिंडा ने उस स्पाइडर को पैरों तले कुचल दिया और पूछा, क्या अब तुम हमारे साथ कोलैबोरेट करोगी? उधर हॉल में फाइट और भी खतरनाक हो गई थी। बर्नाफ इतना ज्यादा माना रिलीज कर रहा था कि कमरे की हवा भारी हो गई थी। बर्नाफ ने ग्रिज़लेन के एंटरटेनमेंट वाले कमेंट का मजाक उड़ाया और बोला, ऐसी बातें सिर्फ मर्सनरीज करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मिस अमेलिया के बराबर समझने की? ग्रिज़लेन ने पलटकर जवाब दिया, बेटा मैं भी एक नोबलमैन हूँ और मुझ पे सवाल उठाने की औकात तेरे जैसे एक मामूली बॉडीगार्ड की नहीं है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए फिर से भिड़ गए। बर्नाफ ने कहा, नोबिलिटी का नाम गंदा मत कर, और इतने फास्ट वॉर किए कि ग्रिज़लेन को पीछे हटना पड़ा और वो मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। ग्रिज़लेन ने देखा कि दुश्मन पागल कुत्तों की तरह हमला कर रहा है, तो उसने इसे रोकने का फैसला किया। उसने बर्नाफ के अगले अटैक को ब्लॉक किया और उसे डिसार्म करने की कोशिश की, पर बर्नाफ ने ऐसा होने नहीं दिया। बर्नाफ ने अपनी स्टांस बदली ताकि वो ग्रिज़लेन का गार्ड तोड़ सके और पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश है? अगले ही पल ग्रिज़लेन को चोट लगी और उसका खून पूरे कमरे में फैल गया। पर बर्नाफ ने कुछ अजीब नोटिस किया। ग्रिज़लेन ने अपने कंधे से तलवार की दिशा बदल दी थी और फाइट का पेस ही पलट दिया था। बर्नाफ अब एकदम अलर्ट हो गया। फिर भी उसने एक मौका ढूंढा और ग्रिज़लेन को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। बर्नाफ बोला, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तलवार सिर्फ घमंड के लिए चलाने और एक असली स्वॉर्ड्समैन होने में क्या फर्क होता है। ग्रिज़लेन हॉल की दीवार से जा टकराया, पर जब वो उठा तो उसके चेहरे पे स्माइल थी। दर्द के बावजूद उसे मजा आ रहा था। बर्नाफ की स्पीड कमाल की थी और उसके अटैक्स लगातार आ रहे थे। जब भी ग्रिज़लेन कोई मूव बनाने की कोशिश करता, ग्रिज़लेन ने महसूस किया कि बर्नाफ की तलवार उसकी तलवार से ऐसे चिपक गई है जैसे उन्हें अलग करना नामुमकिन हो। और अभी ग्रिज़लेन के पास जो लिमिटेड माना था, उससे वो बर्नाफ की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तब ग्रिज़लेन को थोड़ा बुरा लगा कि उसे अब क्या करना पड़ेगा। उसे रियलाइज हुआ कि पूरी फाइट में वो एक चीज इग्नोर कर रहा था, अपनी वही माना कल्टीवेशन टेक्निक जिसमें वो मास्टर था। ग्रिज़लेन ने तुरंत अपना तीसरा कोर एक्टिवेट किया और एक भयानक स्पीड से आगे बढ़ा। बर्नाफ ने अटैक तो ब्लॉक कर लिया, पर उसने सोचा नहीं था कि वार इतना ताकतवर होगा। ग्रिज़लेन ने बड़े आराम से उसे निहत्था कर दिया। बर्नाफ शॉक में था कि फाइट के बीच में ग्रिज़लेन के पास इतना एक्सप्लोसिव माना कहां से आ गया। जैसे ही ग्रिज़लेन बर्नाफ का सर उड़ाने वाला था, तभी कोई कमरे में घुसा और चिल्लाया, रुक जाओ। वो बलिंडा थी जो अमेलिया को पकड़कर लाई थी। अमेलिया डर के मारे थर-थर कांप रही थी। वो बोली, तुझे जितना पैसा चाहिए ले जा, बस यहाँ से अभी के अभी दफा हो जा। ग्रिज़लेन ने जवाब दिया, तू सच में एक बिगड़ी हुई औलाद है। अगर शुरू में ही पैसे दे देती तो सब कितना सिंपल होता। फिर उसने बर्नाफ के सर से अपनी तलवार हटाई। बलिंडा ने कहा कि भाई तूने कुछ ज्यादा ही धो दिया इसे, पर ग्रिज़लेन बोला कि ये इसी ट्रीटमेंट के लायक थी। फिर उसने अमेलिया की तरफ देखा और कहा, तेरे लिए एक बुरी खबर है, अब तुझे 10,000 नहीं बल्कि पूरे 20,000 गोल्ड देने पड़ेंगे। बाद में रायफोल्ड काउंटी में सब तहस नहस हो चुका था। अमेलिया गुस्से में पागल हो रही थी। उसने एक वॉच तोड़ दिया और जोर से चिल्लाई। बर्नाफ ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी और कहा, ग्रिज़लेन उन पुरानी अफवाहों से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। उसने समझाया कि बैटल के दौरान पलक झपकते ही ग्रिज़लेन ने इतना माना यूज किया कि उसने बर्नाफ के बरसों के स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सपीरियंस को दबा दिया। अमेलिया समझ गई कि ग्रिज़लेन सच में बदल चुका है। बर्नाफ ने पूछा, क्या हमें ये सब ड्यूक डेल्फिन को बताना चाहिए? अमेलिया ने उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और चिल्लाई, तुझे अंदाजा भी है ड्यूक कितना डरावना है? अगर उसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। उसने रिवील किया कि उसने अपने बाप से छुपकर ड्यूक से हाथ मिलाया था और डील सिंपल थी। ड्यूक बगावत में मदद करेगा और अमेलिया पर्टियम टेरिटरी को तबाह करने में हेल्प करेगी, पर अगर आज की बात लीक हुई तो ड्यूक सबसे पहले उसे ही मारेगा। अमेलिया ने सोचा कि अगर ग्रिज़लेन को मर्चेंट गिल्ड का सीक्रेट पता है तो शायद उसे ड्यूक वाली डील का भी पता हो, इसलिए उसे खत्म करना ही होगा। अमेलिया ने पूछा कि ग्रिज़लेन की हालत कैसी है? बर्नाफ बोला, मैंने उससे सिर्फ हल्के जख्म दिए हैं, पर उसके बाएं कंधे पे काफी चोट है और उसका माना भी खत्म हो चुका होगा। वो थोड़े टाइम के लिए लड़ने लायक नहीं रहेगा। बर्नाफ ने वार्न किया कि सबूत न छोड़ने के लिए वो अपने नाइट्स यूज नहीं कर सकते। अमेलिया ने कहा, उसे पता है, इसलिए वो वाइल्ड कैट्स को भेजेगी।